study. So as you all know कि in the very last lecture हमने आपको जो टॉपिक स्टार्ट करवाया था it was एंग्लो गोरखा वॉर। ठीक है, हमने इससे पहले इसके बारे में डिस्कस किया है अच्छे तरीके से। किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया था हम लोगों को बताइए ज़रा मुझे। आपको क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ ली थी अगर आपको अच्छे से याद है? ठीक है, हमने आपको पढ़ाया था पहले एंशिएंट हिस्ट्री हमने पढ़ी, फिर हमने चंदा और पवार पढ़ा। ठीक है, और फिर हमने गोरखाओं के बारे में भी पढ़ लिया था। ठीक है, नाउ इट्स द टाइम कि जब हमारे यहाँ गोरखाओं का समापन हो जाएगा और अब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आएंगे। हमारे यहाँ कौन आएंगे? तो ब्रिटिशर्स जब आते हैं तो दे फॉट अ वॉर अगेंस्ट नेपाल और वी कुड से गोरखास। उन्होंने गोरखा या नेपाल के खिलाफ एक युद्ध लड़ा था जो युद्ध लगभग 2 सालों तक चला था, जिसे आप लोग आंग्ल गोरखा युद्ध या आंग्ल नेपाल युद्ध कहते हैं। आपसे 2-3 बढ़िया प्रश्न पूछता है यहाँ से रिलेटेड, पहले भी क्वेश्चन आए हैं, फर्दर आएंगे, इसको याद रखिए। सो मैंने आपको बताया था कि आखिर अंग्रेजों ने क्यों इंटरफेयर किया। ठीक है, आखिर वाई ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया। क्या आई कुड से वाई ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, वाई ब्रिटिशर्स इन्वेडेड, या अंग्रेज क्यों गोरखाओं के विपरीत हो गए। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था इसका प्रमुख कारण उत्तराखंड में बस रहे गोरखा बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, बताया मैंने आप लोगों को कि आखिर अंग्रेज और गोरखाओं के बीच में लड़ाई कैसे हुई, ये हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो अंग्रेज जब आए तो अंग्रेज और गोरखाओं के बीच में लड़ाई के कई कारण थे, आया ना। तो उनमें से पहले हमने कुछ कारण याद रखे हैं। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे एक होते हैं कारण और एक होता है तात्कालिक कारण। ठीक है, तो कुछ हमने कॉजेज लिखे हैं, कारण लिखे हैं, और मैंने कुछ एक लिखा है आप लोगों के लिए, कौन सा कारण? तात्कालिक कारण, इमीडिएट कॉज। तो तात्कालिक कारण इम्पोर्टेंट है, तात्कालिक कारण आपसे पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, बट उससे पहले अगर मैं खाली कारणों के बारे में बात करूँगा तो पहला कारण था हर्षदेव जोशी का गोरखाओं को बुलाना। अगर आपको अच्छे से याद है कि 1797 में तो जो हमारा हर्षदेव जोशी था, ठीक है, तो ही बिकेम अ एजेंट। हर्षदेव जोशी एक एजेंट के रूप में किसके पास गया? गोरखा यानी नेपाल दरबार में गया। नेपाल दरबार में उसने किसको आमंत्रित किया? रणभद्र शाह। दूसरा है, ये हमने अपने हिसाब से बनाया हुआ है, वायलेशन ऑफ ट्रिटी, जिसे हम लोग बोलते हैं संधि का उल्लंघन। तो संधि का उल्लंघन कैसे हुआ ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ट्रीटी ऑफ मिस्टर एडवर्ड चेल्सी, उसने कहा था कि गोरखा तराई पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बट गोरखा तराई में क्या कर रहे थे? इंटरफेयर कर रहे थे, हस्तक्षेप कर रहे थे। अगला, एट्रोसिटीज बाय गोरखा, यानी कि गोरखाओं द्वारा कुशासन। ठीक है ना, तो इन्होंने जो एट्रोसिटीज फैलाई थी, जैसे बहुत ज़्यादा कर लगाना, अच्छा प्रशासन ना होना, एक अच्छी न्याय व्यवस्था का ना होना। ठीक है बेटा, फिर हमने बताया था एक्सपेंशनरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक हो गया ना, यानी कि अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। अंग्रेजों की कैसी नीति? विस्तारवादी। जब आप पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो आप पढ़ेंगे जो एक हमारा जिस समय में तत्कालीन गवर्नर था हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स अलग है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 में आया था, 1785 वो अलग है। इसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स। भारत में लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाना ही जाता है पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, या आप बोल सकते हैं हस्तक्षेप की नीति के लिए जाना जाता है। तो आप वो पॉइंट यहाँ लिखेंगे, बाद में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ पढ़ेगा एक्सपेंशनरी पॉलिसी। फिर हमने जाने तात्कालिक कारण क्या क्या थे। तात्कालिक कारण का मतलब होता है इंस्टेंट रीजन्स, यानी कि इंस्टेंटली कौन कौन से रीजन्स थे या इंस्टेंट ऐसा कौन सा रीजन था। जैसे आप 1857 में की क्रांति पढ़ेंगे, है ना। सो व्हेन यू स्टडी द रिवोल्ट ऑफ 1857, वहाँ भी 2 कारण थे, एक थे कारण और एक थे तात्कालिक कारण। जैसे वहाँ तात्कालिक कारण क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ कौन सी राइफल सर हमारे यहाँ पर को? कार्ट्रिज राइफल्स, है ना। पहले उससे पहले वुडन वेस्ट चलती थी वहाँ। ठीक है, वुडन वेस्ट एक लकड़ी की बंदूक हुआ करती थी, बाद में उन्होंने राइफल सिस्टम लेकर के आए जिसकी कारतूस को मुंह से खोल के डालना पड़ता था, है ना। तो वहाँ कुछ दिक्कत हो गई थी तो इस वजह से क्रांति हुई। तो ऐसे यहाँ क्या इंस्टेंट रीजन था? तो इंस्टेंट रीजन में एक जगह आपको याद रखनी है, वो था बुटवल परगना। क्लियर है? सो मैंने आपको बताया था, वैसे ये देखिए मैं आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में बोली थी
The Anglo-Gorkha War was not the really the Anglo-Gorkha War. The reason behind the Anglo-Gorkha was not the Uttarakhand really, है ना. हम तो उत्तराखंड के हैं तो इसलिए उत्तराखंड का प्रोस्पेक्टस ले रहे हैं. एंग्लो गोरखा वॉर के पीछे एक जो मेन कारण था वो था, ये देखो ये नेपाल है, ये यूपी और बिहार का बॉर्डर है, गोरखपुर, हाँ या ना. तो ये नेपाली यहाँ से गोरखपुर पर अटैक करने वाले, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना. तो देखो यहाँ से क्या हुआ, 1787 में गोरखा अंग्रेजी सीमा में घुसपैठ शुरू कर दी थी, यहाँ आने से पहले, कुमाऊं आने से पहले, ठीक है. भीमसेन थापा गोरखपुर में 200 प्लस गाँव पर कब्जा कर लिया भीमसेन थापा ने. 1804 में गोरखाओं ने पालिया राजा को पराजित किया, बंदी बनाकर नेपाल भेज दिया. पालिया राजा यही गोरखपुर का हुआ करता, और ये पालिया राजा भूटवल परगना का था. तो इस भूटवल परगना पर अधिकार कर लिया किसने, सर, हमारे यहाँ पर को गोरखाओं ने. मगर ये भूटवल परगना उस समय अंग्रेजों के पास था. आप समझे मैंने क्या कहा, हाँ ना. ये स्टोरी याद होनी चाहिए. राइट दिस. फिर 1814 में हेस्टिंग्स ऑर्डर टू गेट इंडिया बैक. हेस्टिंग्स ने कहा कि हमें साम्राज्य वापस चाहिए, और ब्रेड शॉप के लिए जो है भूटवल परगने पर आते हैं. फिर मैंने आपको बताया था यहाँ अमर सिंह थापा हुआ करता था, उसने फौजदार मनराज को भेजा और आक्रमण करा भूटवल परगना पर. 18 पुलिस वाले और कई 100 लोगों को मार दिया और दोबारा कब्जा कर लिया भूटवल परगना पर. देखो कहानी क्या बनी. भूटवल परगना पहले स्वतंत्र है, आया ना. तो वहाँ एक पालिया राजा है जो ब्रिटिशर्स के अंदर है. फिर गोरखाओं ने पालिया राजा को बंदी बना दिया, भूटवल परगने पर कब्जा कर दिया. ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया भूटवल परगना पर, इन्होंने दोबारा कब्जा कर दिया. तो भूटवल परगना वॉज द मेन कॉज. फिर आपने बताया मैंने बंगाल प्रेसिडेंसी से आदेश आया कि खाली करवाओ. कैसे, क्लियर हो गया ना. और इस बात को याद रखना, जब मना किया गोरखाओं ने तो नवंबर 1814 हेस्टिंग्स डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट गोरखा. हेस्टिंग्स ने घोषणा कर दी कि अब हम युद्ध करेंगे, और हम क्या करेंगे, युद्ध. अब हम वही देखेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन. कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, हाउ द बैटल वाज फॉट. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ. पिछले पेपर में बैटल में एक क्वेश्चन आया था, ये मैं फिर भी बोलता हूँ आपको. परसों यूके पॉलिसी ने क्वेश्चन दिया, और मैं आपको कई बार में तब भी बच्चों को जब पढ़ाता था कहता था, जब मैं सिविल पुलिस पढ़ाया था मैंने तब बच्चों को बोला था यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अभी नहीं आएगा तो अगले पेपर में जरूर आएगा. उस पेपर में नहीं आया, उसके अगले पेपर में क्वेश्चन आया कि कौन सी सेना कहाँ से गई. हर बेसिक किताबों में कहीं भी नहीं दिया गया है, अब बहुत सारी किताबों ने लिख दिया है, ठीक है ना. जब अब हेस्टिंग्स ने क्या कर लिया है, ध्यान से सुनिएगा. टुडे मैंने हमारे जो टारगेट हैं दैट विल बी है ना, बच्चा आए ना आए, ठीक है. मैंने एक दिन की छुट्टी दी थी इसीलिए, ताकि चलिए ठीक है दैट्स गुड. बट आवर टारगेट इज टू कंप्लीट आवर सिलेबस टिल द एंड ऑफ फरवरी, ठीक है. सो वी विल डू इट, देयर इजंट एनी प्रॉब्लम. फरवरी लास्ट तक विल कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ उत्तराखंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. आज से ही हम इसको एंग्लो गोरखा वॉर फर्स्ट हाफ में खत्म करके आई स्टार्ट हिस्टोरिकल ज्योग्राफी फ्रॉम टुडे. उसमें थोड़ा लिखना होगा आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा लैंग्वेज बनानी पड़ेगी, ठीक है ना. और बहुत अच्छे फैक्ट है उसमें, मज़ेदार फैक्ट है जहाँ से दोबारा क्वेश्चन आए. पिछले कनिष्ठ साहिब के पेपर में कठौत साहब की किताब से 2 पन्नों से 2 क्वेश्चन आए थे. जैसे आप किताब खोलते हैं, एक क्वेश्चन इस पन्ने से, एक क्वेश्चन इस पन्ने से, यूके तक है ना. सो वी हैव टू डील. मैं आपको पूरी किताब पढ़ा दूंगा, थोड़ी बची है, ठीक है. पूरी किताब हो जाने वाली है, आपको थोड़ा जितना बचा पढ़ा, ठीक है. वी विल फिनिश इट फ्रॉम मंडे. कल्चर प्लस मॉडर्न हिस्ट्री, कल्चर प्लस मॉडर्न हिस्ट्री. मजे से नया है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा सुनिए इसको, गो थ्रू द लेक्चर्स अगेन, ठीक है. बट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स विल बी गोइंग विद मॉडर्न हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ उत्तराखंड इन फुल डिटेल. क्लियर है ना. सो जरूरी है भाई, ठीक है. पढ़ाई पर थोड़ा फोकस करिए. नाउ वी आर हैविंग लेस टाइम, दैट इज द हाफ ऑफ जनवरी ऑलरेडी. 2 महीने आपके पास और अच्छे से पढ़ने के लिए. मार्च या अप्रैल में ग्रेजुएशन लेवल दोबारा होगा. दिस इज द रीजन की फरवरी लास्ट तक आपकी उत्तराखंड यहाँ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी. मई में लोअर BCS का प्री है 17 मई को, ठीक है. जून जुलाई में BCS का प्री हो जाएगा, ठीक है. प्री भी साथ साथ देखते रहिए और मेंस के लिए भी साथ साथ करते रहिए. अगला कनिष्ठ सहायक का नोटिफिकेशन अगले महीने तक आ जाएगा, ठीक है. जो नया कनिष्ठ सहायक होने वाला है उसमें 400 के आसपास पद आयुक्त के पास है, भी और आ जाएगा, ठीक है. सो गो विद इट. बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ है दिस टाइम. मैं देख रहा था 60 ही पद अगले ग्रेजुएशन लेवल के लिए पहुँच गए. जो ग्रेजुएशन लेवल अब आएगा, जैसे भी पटवारी वीडियो का पेपर कैंसिल हुआ, दोबारा होगा. हर साल ग्रेजुएशन लेवल होगा उत्तराखंड में. तो उस ग्रेजुएशन लेवल के भी 60-65 के आसपास पद आयुक्त को पहुँच गए हैं. तो भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं विच हैज़ टू बी एडवर्टीज बाय गवर्नमेंट. उसके पढ़ना है तपा के तगड़ा होगा. चलिए सो नाउ वी विल बी गोइंग विद द वॉर कोर्स ऑफ एक्शन कि आखिर युद्ध कैसे क्लियर है. तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि क्या कारण थे युद्ध के. अब आज हम देखेंगे युद्ध कैसे हुआ, ठीक है.
रिवाइज, हाँ रिविजन करते रहिए, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। यकीन मानिए इस बात का, आप भूल जाएंगे वास्तव में। देखिए आपको पहले एक दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। दिस इज नेपाल, दिस इज सिक्किम, बड़ा बना दे रहा हूँ अभी, ज़रूरत है हमें, ठीक है। हियर बाय दिस इज उत्तराखंड, हियर बाय दिस इज हिमाचल प्रदेश, ठीक है। देखिए जब बैटल हुआ था, जब क्रिश्चियन ने घोषणा करी कि नाउ वी विल बी फाइटिंग अगेंस्ट, ठीक है, वी विल बी फाइटिंग अगेंस्ट गोरखा। सो ये ऑलरेडी नोज, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि द बैटल वाज नॉट रियली फॉर उत्तराखंड, है ना। द बैटल वाज नॉट रियली फोकस्ड ऑन उत्तराखंड, दे जस्ट वांटेड टू डिफीट द एंटायर गोरखा, दे जस्ट वांटेड टू डिफीट एंटायर नेपाल, एंटायर गोरखा। तो अगर मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले एक व्यक्ति हुआ करता था हमारे यहाँ, मेजर जनरल मार्ले। अब आप लिखेंगे नहीं थोड़ी देर के लिए, एज आई बी प्रेजेंटिंग ओवर है, एक पन्ने में आप ऐसे प्रेजेंट करेंगे, फिर आप लोग लिख लेंगे। और मेंस जिसको देना है डायरेक्टली, दिस इज नॉट रिटन इन योर सिलेबस टू बी ऑनेस्ट। एंग्लो गोरखा वॉर डायरेक्टली नॉट रिटन इन योर सिलेबस, ऐसा लिखा नहीं है एंग्लो, बट ये इतना इंपॉर्टेंट है कि लिखा नहीं भी है। या पूरी हिस्ट्री जब लिखी है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है, तो पॉसिबिलिटी बनती है। क्लियर है? तो अच्छे से इसको पढ़ लेना, दो तीन चीज़ें कीवर्ड बताऊंगा, काम हो जाएगा। तो सुनिए फिलहाल, सबसे पहले देयर वाज अ पर्सन जिसका नाम था मेजर जनरल मार्ले। अब आराम से समझिएगा, एंजॉय दिस टाइम, ठीक है। देयर वाज अ पर्सन नेम्ड मेजर जनरल मार्ले। मार्ले से कहा, रिमेंबर, ठीक है। मार्ले का उद्देश्य था टू कैप्चर काठमांडू। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, टू कैप्चर व्हाट इज काठमांडू। क्लियर है? तो इसको लगा कि काठमांडू पर कब्जा करना है, इसको जिम्मेदारी दी गई। सो ही वेंट थ्रू सिक्किम, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, ही वेंट थ्रू सिक्किम। ये जो सिक्किम वाला रीजन है, ठीक है, यहाँ से एक व्यक्ति अंदर जा रहा है जिसका नाम है मेजर जनरल मार्ले, जिसका नाम है मेजर जनरल मार्ले, डू नॉट फॉरगेट, ठीक है, मेजर जनरल मार्ले। तो मेजर जनरल मार्ले जब यहाँ से गया, तो ही फॉट टू बैटल्स, एक युद्ध इसने लड़ा यहाँ, कहाँ हमारे यहाँ पर, सिक्किम, सिक्किम के अंदर बनाया ना मैंने। दिस बैटल इज कॉल्ड बैटल ऑफ मखवानगढ़, मखवानगढ़, मखवानगढ़। दिस बैटल इज नोन एज बैटल ऑफ मखवान, ठीक है, इसको कहते हैं मखवानगढ़ी का युद्ध। फिर जैसे ही नेपाल के अंदर गया, तो हियर ही फॉट हरिहरगढ़ का युद्ध, हरिहरगढ़ का युद्ध। तो मखवानगढ़ी का युद्ध और हरिहरगढ़ का युद्ध मेजर जनरल मार्ले ने लड़ा, जो सिक्किम की तरफ से गया। सबसे पहले जब ये सिक्किम में लड़ा था मखवानगढ़ी का युद्ध 1814 में, तो यहाँ इसको रेजिस्ट करने के लिए आया था, जिसका नाम था रणवीर सिंह थापा। याद रखिएगा, जिसका नाम क्या था बोला मैंने आप लोगों को, रणवीर सिंह थापा। तो मखवानगढ़ी के युद्ध में इट वॉज फॉट इन 1814, और यहाँ इसको विरोध करने के लिए आया था रणवीर सिंह थापा। और इस युद्ध में ही हुआ, ठीक है, मेजर जनरल मार्ले जीत, इस युद्ध में मेजर जनरल मार्ले जीत। जैसे ही नेपाल के अंदर गया, दिस बैटल वाज फॉट ऑन 15th of February 1815, हरिहरगढ़ का युद्ध, मार्ले लॉस्ट। इतिहासकारों की माने तो आफ्टर गेटिंग लॉस्ट इन द बैटल ही सुसाइड, यानी कि इसने आत्महत्या कर ली थी। कुछ लोगों का मानना है इसने इस्तीफा देके चले गया। जो भी हुआ था, इसके बाद ही यहाँ से निकल गया। इसके बाद यहाँ से क्या कर लिया बोला मैंने आपको, निकल गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वो दूसरा है, एक व्यक्ति को भेजा गोरखपुर से, दसवां रीजन इज गोरखपुर। गोरखपुर से नेपाल में जाने की जो जिम्मेदारी थी, गोरखपुर से जो नेपाल के अंतर्गत जाने की जिम्मेदारी थी, वो था GS वुड। उसका नाम क्या था बेटा, GS वुड। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया ना। GS वुड की अगर मैं बात करूँगा, तो GS वुड गोरखपुर से कहाँ गया सर, हमारे नेपाल में गया, ठीक है ना। इसने आधे आधे क्षेत्रों में जीता, मगर ऐसा कहते हैं कि एक व्यक्ति हुआ करता था परशुराम थापा। कौन था बोला मैंने आप लोगों को, परशुराम थापा। सही लगे, परशुराम थापा। तो इसका विरोध करने के लिए यहाँ खड़ा था परशुराम थापा, परशुराम थापा। ये जीता हारा कोई ऐसी खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। GS वुड के साथ साथ बाद में यहाँ पर को ब्रेड शॉ को भी दिया गया, और मेरे ख्याल से आपको पहले से पता है कि ब्रेड शॉ भी कहाँ से गया था, गोरखपुर। आए ना, आगे बढ़ते हैं, आगे को आएंगे।
अभी हम कुमाऊँ पर आराम से बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। गढ़वाल और कुमाऊँ ये दोनों जगह से भी भेजेंगे, विल बी डिस्कसिंग इट आफ्टर अ मिनट। उसके बाद मैंने आपको बताया था 1807 के आसपास गोरखा ऑल्सो इन्वेडेड इन हिमाचल प्रदेश, गोरखाओं का अधिकार क्षेत्र हिमाचल तक में था। तो इसी के जस्ट बाद याद रखिएगा एक व्यक्ति हुआ करता था ऑक्टरनॉली। कौन हुआ करता था सर हमारे यहाँ पर को? ऑक्टरनॉली। ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, है ना, मेजर जनरल ऑक्टरनॉली। तो मेजर जनरल ऑक्टरनॉली गया हिमाचल में, मेजर जनरल ऑक्टरनॉली, मेजर जनरल ऑक्टर मेजर जनरल ऑक्टरनॉली। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ यहाँ विद्रोह करने के लिए इंपॉर्टेंट आदमी है क्योंकि अमर सिंह थापा और इसी का बेटा रणजोड़ सिंह क्लर्क यहाँ रणवीर है और इसी का पुत्र रणजोड़ थापा। मैंने आपको बोला ना कि अगर, और मैं आप यकीन मानिए दिस आई एम टीचिंग यू लाइक दिस, ये जब मैंने पहली बार ये पढ़ाया था तब भी मैंने ऐसे ही पढ़ाया था, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पिछले बार एक क्वेश्चन आया था, उसने 4 ऑप्शन दिए और बोला कि कौन सा एक मेजर जनरल एंग्लो गोरखा वॉर में नहीं था। अब बताओ, इफ आई एम टीचिंग यू लाइक दिस, इज इट डिफिकल्ट टू टैकल सच टाइप ऑफ क्वेश्चन? है भाई, आपको पता है ना, मैंने आपको याद कराया सिक्किम की तरफ से कौन गया था? मानव। गोरखपुर में कौन गया था? वोट। हिमाचल प्रदेश से कौन गया था? ऑक्टरनॉली। यही क्वेश्चन आया हुआ था, यही ऑप्शन में था और बोला था कि कौन गया, मतलब कौन एक हमारा अंग्रेजी अधिकारी शामिल था और या कौन एक अंग्रेजी अधिकारी शामिल नहीं था, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब अगर आप इनको किताबों में पढ़ेंगे तो आप खुद ही बहुत ज़्यादा भभरी जाएंगे, समझ में आया ना? इसीलिए दिस हैज बीन टोटली। अच्छा ध्यान से सुनिए, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत 2 युद्ध लड़े गए। सबसे पहले चैतक का युद्ध और दूसरा नाहन का युद्ध। चलो मैं बता देता हूँ, देखो पहले गया रणजोड़ थापा और इसके साथ लड़ा चैतक का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा? चैतक का युद्ध। और फिर ये जब ये हार गया, रणजोड़ थापा हार गया, तो इसका बाप अमर सिंह थापा गया, इसको बोलते हैं नाहन का युद्ध। तो चैतक का युद्ध और नाहन का युद्ध दोनों के दोनों कहाँ लड़े गए थे सर हमारे यहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग एंग्लो गोरखा वॉर, ऑक्टरनॉली और अमर सिंह थापा और उसके बेटे। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, पहले युद्ध में ये रणजोड़ थापा हारा तो अमर सिंह थापा गया, हालांकि अमर सिंह थापा भी हार गया। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहीं पर वो वीरता देखने के बाद, तो सुनिएगा ठीक है ना, इसके बाद थोड़ा सा आगे और बढ़ता है तो अमर सिंह थापा पहले एक बार भाग जाता है, फिर अमर सिंह थापा अपनी पूरी सेना लेकर दोबारा डिफेंड करता है और यहाँ पर वो एक तगड़ा युद्ध लड़ा जाता है जिसे बोलते हैं मलाव किले का युद्ध। जैसे क्या बोलते हैं बेटा? मलाव किले का युद्ध। तो नाहन का युद्ध और मलाव किले का युद्ध। और मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर मैं एग्जामिनर होता मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछता कि ऐसा कौन सा युद्ध था जिसके बाद ऑक्टरनॉली ने घोषणा करी कि भाई गोरखा इतने जाबाज होते हैं कि ब्रिटिश सेना में भी, अब एक आज भी आपको पता है ना, जो ब्रिटेन की महारानी होती है, शी इज़ हैविंग अ स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स, है ना, तो जो उनकी मेन अंगरक्षक सेना होती है दैट कंसिस्ट ऑफ गोरखास, और उनकी रिक्रूटमेंट डायरेक्ट नेपाल से की जाती थी पहले। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और भारत में भी, इंडिया में भी, है ना, तो इंडिया में भी गोरखाओं की अलग बटालियन होती थी जिसमें प्योर गोरखाओं को रिक्रूट किया जाता था। बट आफ्टर अ वेरी इमेंस कन्फ्लिक्ट विद चाइना, वी आर नाउ रिड्यूसिंग आर गोरखा रेजिमेंट्स इन इंडिया। पता होना चाहिए आप लोगों को ये, ठीक है ना? अब हम क्या कर रहे हैं, उनको रिड्यूस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिकॉज दे आर हैविंग अ गुड रिलेशन विद पाकिस्तान एंड मेनी ऑफ द गोरखाज इन इंडियन आर्मी आर डायरेक्टली रिक्रूटेड इवन फ्रॉम नेपाल। सो दिस इज द टाइम कि अब हम लोग गोरखा बटालियंस को क्या करते हैं, धीरे धीरे इंडियन आर्मी में कम कर रहे हैं, ठीक है? तो मलाव किले का जो युद्ध होता है, मलाव किले के युद्ध के बाद ही ऑक्टरनॉली ने डिक्लेयर किया, ऑक्टरनॉली पूरा लिखिएगा, ऑक्टरनॉली। और आपके ना नोट्स ऐसे ही होने चाहिए, जहाँ थोड़ा ज़्यादा होता है आई डोंट वांट कि आप एक एक चीज़ लिखें, ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कौन जीता कौन आ रहा है ना, दिस यू शुड लर्न। बाकी आपको मैं नोट्स दे दूँगा, ठीक है ना, इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट ओवर, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं फ्रॉम। तो ऑक्टरनॉली डिक्लेयर कि अब हम ब्रिटिश सेना में भी क्या रखेंगे, गोरखा रेजिमेंट, ठीक है ना, गोरखा रेजिमेंट। तो गोरखा रेजिमेंट की घोषणा मलाव किले के युद्ध के बाद अमर सिंह थापा की बहादुरी को देखने के बाद ऑक्टरनॉली ने क्या की, घोषणा की। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आए ना, आगे बढ़ते हैं सर, ध्यान से सुनना। अब यहीं से हमें 2 जगह पढ़ना है, वन इज कुमाऊं एंड वन इज गढ़वाल, क्योंकि लगभग हर जगह से क्या किया था सर हमारे यहाँ पर को कब्जा हो गया, क्लियर है ना? मगर अब अगर मैं आपको बताऊंगा कुमाऊं और गढ़वाल में उन्होंने कैसे व्यवस्था बनाई, ठीक है, तो आराम से समझिए। देखिए, दिस इज कुमाऊं, दिस इज गढ़वाल, आप सभी लोग जानते हैं दिस इज गढ़वाल एंड दिस इज कुमाऊं। दिस टाइम तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले गढ़वाल में कौन है,
और फिर हम बात करेंगे कुमाऊं में कौन गया। समझा, इन दोनों को हम अलग जगह से पढ़ लेंगे बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो याद रखिएगा, एक व्यक्ति हुआ करता था, इसके नाम पर इतिहासकारों में मतभेद है, कोई फिलेस्पी लिखता है, कोई जेलेस्पी लिखता है, ज़्यादातर लोग जेलेस्पी लिखते हैं, ठीक है ना। तो एक मेजर जनरल जेलेस्पी हुआ करता था जो देहरादून से गया। ध्यान से सुनना, मेजर जनरल जेलेस्पी, मेजर जनरल जेलेस्पी, ध्यान से समझिएगा। जेलेस्पी आई, फिलेस्पी आई, कंफ्यूज, ठीक है। और एक और व्यक्ति हमारे यहाँ पर को हुआ करता था भाई, जिसका नाम क्या था हमारे यहाँ पर को, पहला इंपॉर्टेंट व्यक्ति, ठीक है, हस्ती हियर्स, कैप्टन हियर्स। क्या बोला मैंने आप लोगों को, कैप्टन हियर्स, ठीक है ना। तो कुमाऊं की कहानी बिल्कुल अलग चलेगी, कुमाऊं की कहानी क्या चलेगी, बिल्कुल अलग चलेगी, ठीक है ना। तो हियर्स के व्यक्ति को याद रखना है, और हियर्स के साथ साथ एक व्यक्ति को और याद रखना है, क्योंकि हियर्स से कोई लोग धर पकड़ लेते हैं, तो निकोलसन। कौन बोला मैंने आप लोगों को बेटा, निकोलसन। अरे बोलो बोलो बोलो, हियर्स से और निकोलसन। तो पहले जाएगा हियर्स से, कैप्टन हियर्स से, कभी इस पर भी हम बात करेंगे। निकोलसन को आपने वहाँ भी सुना होगा, 1857 के रिवोल्ट, ही वाज अ मिलिट्री चीफ ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। ब्रिटिशर्स का सेनाध्यक्ष हुआ करता था निकोलसन। अब आ जाएंगे हम लोग कुमाऊं और गढ़वाल। नाउ दिस शुड बी लर्न, आपके अगर पेपर में आता है मेंस में, मेक दिस रियली वेरी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी कुमाऊं और गढ़वाल के अभी बहुत बेसिक है, आप याद रख सकते हैं। देखो ऑक्टानॉली तो हिमाचल प्रदेश से गया है ना, वुड कहाँ से गया, गोरखपुर से गया, क्लियर है ना। वुड मतलब क्या होता है हमारे यहाँ, लकड़ी होता है। अगर आप गोरखनाथ संतों को देखेंगे वो पादुकाएं पहनते हैं, पता है आप लोगों को, पादुका किसकी बनी होती है, वुड की बनी होती है। तो जेएस वुड कहाँ से गया, गोरखपुर से गया। दिस इज द थिंग्स टू लर्न, समझ में आ रहा है क्या यार। मखवानगढ़ी का युद्ध और हरिहरगढ़ का युद्ध किसने लड़ा था सर हमारे यहाँ पर, यू शुड रिमेंबर, मार्टली, हाँ है ना। मतलब मैंने ऐसे याद किया था, जिसको मार दिया था, जिसको जो मर गया था, तभी मैं बोल रहा था कि हु डिड आइदर सुसाइड और आइदर रिजाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं, यू आल्सो लर्न इन द सिमिलर वे। मर गया मतलब हार गया, हाँ है ना। हरिहरगढ़ के युद्ध में हार गया, मर गया, माफ ले। तो दीज आर द कीवर्ड्स व्हिच हैज टू बी लर्न टू यू, हाँ है ना। अब मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि कौन कहाँ से गया, है कोई डाउट, तो याद रहेगा ना हमेशा के लिए, हाँ ठीक है। अब आ जाइए, पहले हम लोग बात कर लेते हैं गढ़वाल, पहले हम बात कर लेते हैं कुमाऊं की भी थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, और गढ़वाल पर थोड़ा बात कर लेते हैं। गढ़वाल से हमने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था फिलेस्पी या जिलेस्पी, और इसके नेतृत्व में एक बहुत ही तगड़ा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आज भी एक इम्पॉर्टेंट जगह है गोरखाओं की, सारे गोरखा यहीं रहते हैं, ठीक है। और यहाँ गोरखाओं की वीरता, भाई साहब ऐसा बड़े बोलना यहाँ गोरखा मतलब जिसको मतलब बयां करना बहुत ही टफ है ना। गोरखाओं के पुरुष छोड़ो, महिला और बच्चे तो अपने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी यहाँ, अंग्रेजों के खिलाफ। और इस युद्ध को एक नाम देते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं खलंगा किले का युद्ध। खलंगा इज अ वॉर मेमोरियल विच इज इन देहरादून, क्लियर है ना। अगर कभी मौका मिले तो जाइएगा जरूर, ठीक है ना। खलंगा इज अ वॉर मेमोरियल इन देहरादून, प्रेमनगर साइड पड़ता है खलंगा। तो खलंगा अभी भी जाएंगे तो वहाँ गोरखा कम्युनिटी ही रहती है ज़्यादातर, थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है देहरादून में खलंगा। तो अगर मैं खलंगा किले के बारे में बात करूँगा, खलंगा किला गोरखाओं के कब्जे में था। यहाँ गया मेजर जनरल फिलेस्पी या जिलेस्पी, और 26 नवंबर को ये यहाँ गया, 30 नवंबर तक लड़ता रहा। गोरखा एक किले में थे, उनकी हजारों की सेनाएं बाहर थी, और आपको पता है फाइनली 30 नवंबर को जिलेस्पी मारा गया। जिलेस्पी वॉज किल्ड इन द बैटल ऑफ खलंगा। इसीलिए युद्ध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हालांकि जिलेस्पी के मरने के बाद भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। और एक व्यक्ति है हमारे यहाँ पर को डब्ल्यू फ्रेजर, रिपोर्ट्स ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, जिसने लिखी है, क्लियर है ना। और आपको मैं बता देता हूँ, डब्ल्यू फ्रेजर इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, जिसने अपनी आँखों से पूरा युद्ध देखा, आया ना। इस हम पढ़ते हैं पानीपत का युद्ध, एक व्यक्ति हुआ करता था काशीराज पंडित, जिसने अपनी आँखों से देखा, आया ना। बाद में धन बहादुर थे, है ना, ही बिलोंग्स टू नेपाल, धन बहादुर सिंह, ही रोट अ बुक खलंगा के नायक। खलंगा के बारे में पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको कभी डाउट नहीं होगा। मेजर जनरल जो जिलेस्पी गया था, ध्यान से सुनिएगा, इसने लड़ा था बैटल ऑफ खलंगा, इसने लड़ा था बैटल ऑफ खलंगा। खलंगा, और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, खलंगा इज अ वॉर मेमोरियल इन गढ़वाल, क्लियर हो गया ना, मतलब देहरादून के अंतर्गत है भी। बैटल ऑफ खलंगा, बैटल ऑफ खलंगा वाज फॉट बिटवीन जिलेस्पी, जिलेस्पी जो भी आपको लिखना है, मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं। और एक साइड ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक साइड थे हमारे यहाँ पर गोरखा, गोरखा में कौन हुआ करता था, बलभद्र कुंवर, रिमेंबर दिस नेम, बलभद्र कुंवर, बलभद्र कुंवर, बलभद्र कुंवर, बलभद्र कुंवर जिलेस्पी,
जेलेस्की के सहायक थे, एक सहायक था कारपेंटर, कर्नल कारपेंटर और कर्नल मॉबी। कारपेंटर और मॉबी, कर्नल कारपेंटर और कर्नल मॉबी इसके दो सहायक थे। और मैंने आपको बताया कि जो लड़ा गया था 26 नवंबर 1814 से लेकर के 30 नवंबर 1814 तक लड़ा गया था। क्लियर है ना? 26 नवंबर 1814 से 30 नवंबर 1814 तक। जेलेस्की 30 नवंबर को दिवंगत हो गया, 30 नवंबर को ही डाइड। क्लियर है ना? बट ब्रिटिशर्स कैप्चर कलम। आपको पता है इनके पास न खाने को था, कहते हैं न कुछ था, महिला और बच्चे। बाद में उन्होंने और तो छोड़िए कुछ नहीं, महिलाओं ने भी बस, आपको पता है गुरखाओं को खुली होती है, उसी से लड़ा फेस टू फेस। इनके पास वेरेज जो ब्रिटिशर्स थे, वन कैनन, गन्स, एवरीथिंग। समझ में आ रहा है ना? तो खलंगा याद रखिएगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ खलंगा पर बेस्ड। अब बाकी आप लोग देखिएगा इसको, खलंगा का प्रत्यक्षदर्शी डब्ल्यू फ्रेजर, पूरा लिखेंगे इसको। डब्ल्यू फ्रेजर ने अपने आंखों से ही युद्ध देखा था, ठीक है। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति जिसने खलंगा के नायक किताब लिखी थी, धन बहादुर सिंह। धन बहादुर रोड खलंगा के नायक, ठीक है। धन बहादुर सिंह ने खलंगा के नायक किताब लिखी। मेरे ख्याल से आपको ये याद रहेगा, आया ना? आगे बढ़ते हैं सर। अब यहाँ से कुमाऊँ, अब हम बढ़ते हैं कुमाऊँ। सर कुमाऊँ में क्या हुआ, ध्यान से समझिए। देखिए कुमाऊँ थोड़ा इम्पोर्टेंट है। कुमाऊँ में पूरी कहानी समझेंगे तो यू विल फील मोर गुड, ठीक है। जैसे कहते हैं शुरू कहानी कुमाऊँ से ही हुई थी, क्योंकि आप जब लड़ाई देखेंगे तो सबसे मेन जो बमशाह बैठता था, जिसने हरकतें की थी, वो यही बैठता था, आया ना? बट मैंने आपको बताया ना कि लड़ाई सिर्फ कुमाऊँ में रह रहे गोरखाओं और अंग्रेजों की नहीं थी, ये गोरखा और अंग्रेजों की थी। तो दिस इज द रीजन आपने देखा कि हर जगह से पहले उन्होंने उनको घेरा, आया ना? फिर जहाँ उनके मेन लोग रहते थे वहाँ उनमें कब्जा किया, देहरादून। अब हमारे पास लास्ट कुमाऊँ बचा है, बाई ब्रिटिशर्स टू बी कैप्चर्ड। तो अगर हम कुमाऊँ के बारे में 2 मिनट बात करेंगे पूरी कहानी। इस समय में कुमाऊँ में ही बैठता था अल्मोड़ा में सुब्बा बमशाह। क्या बोला मैंने आप लोगों को? बमशाह। पूरी कहानी सुनिए। कुमाऊँ में जब घोषणा हुई, मतलब आप सिनेरियो को समझिए। हेस्टिंग्स वहाँ है, बंगाल में बैठा है, ठीक है। अब हेस्टिंग्स डिक्लेयर्ड अ वॉर, और आपको पता है वॉर समय में क्या होता है ना? तो जब वॉर हुआ तो उस समय में ध्यान से सुनिएगा क्या कहानी थी। यहाँ पर तो कुमाऊँ में सुब्बा जो हुआ करता था, गोरखा जो सुब्बा हुआ करता था, ये नेम हुआ बमशाह। पहला पॉइंट आराम से समझ लीजिए, ध्यान से समझिए, ठीक है ना? कि आखिर व्हाट वाज द मेन स्टोरी। कुमाऊँ में बमशाह था। मैंने आपको बताया कि जब अभी मैं आपको ब्रिटिशर्स पढ़ाऊँगा तो यू फाइंड दैट कि अंग्रेज बहुत पहले से ही तराई में रह रहे थे, है ना? तो इस समय में तराई वाले क्षेत्र में कर्नल हियरसे और ई गार्डनर, पॉइंट टू बी नोटेड, इस समय में तराई में ब्रिटिश एजेंट, दो व्यक्ति हुआ करते थे, हियरसे और गार्डनर, कर्नल हियरसे और गार्डनर। क्लियर है? हियरसे और गार्डनर। अब वहाँ से ये आया, घोषणा आई कि नाउ यू हैव टू अटैक, क्लियर है? और इस बात को याद रखना, पहला इंपॉर्टेंट, जैसे ही बात आई अटैक की, दे बोथ वेंट टू कुमाऊँ एंड मेट हर्षदेव जोशी। आपको याद है कि जब 1797 में उसके साथ क्या हुई थी? संधि हुई थी, याद है? हाँ। और हर्षदेव जोशी से बोला कि जो भी चल रहा हो ऊपर, है ना, वी नीड द एंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ कुमाऊँ, बमशाह क्या सेना है, कैसी है, क्या है। और ऑल्सो वी वांट द सपोर्ट ऑफ मेहरा एंड भरतियाल, बिकॉज कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर मेहरा और भरतियाल क्या नहीं करते भाई, मदद नहीं करते गोरखाओं की, है ना, तो मे बी पॉसिबल गोरखाओं के लिए कुमाऊँ किला जीतना थोड़ा सा क्या होता टफ। क्लियर है? नाउ हर्षदेव जोशी अलॉन्ग विद मेहरा एंड भरतियाल, कुमाऊँ में गए। हर्षदेव जोशी, मेहरा एंड भरतियाल, दे ऑल हेल्प्ड ब्रिटिशर्स, इन सभी लोगों ने मदद करी किसकी? भैया अंग्रेज। और अंग्रेजों ने सोचा कि अब समय है कि भैया आक्रमण करने। और आपको पहले बता देता हूँ कि आफ्टर दिस ट्रीटी ओनली हर्षदेव जोशी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ अर्ध वाल्मीकि ऑफ कुमाऊँ। इस पर अभी हम बाद में चर्चाएं करेंगे। अर्ध वाल्मीकि ऑफ कुमाऊँ किसे कहा जाता है? हर्षदेव जोशी को। क्लियर है? अगर आपसे कभी आ जाएगा हर्षदेव जोशी एज अर्ध वाल्मीकि ऑफ कुमाऊँ, जस्टिफाइड, ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन बन सकता है मेंस में।
इतना लेवल अभी है नहीं हमारे यहाँ, बिकॉज उत्तराखंड लेकिन नए नए सब्जेक्ट जुड़ा, अभी दूसरा ही है पेपर होगा, ठीक है ना। बट ऐसा होता है कि पहली बार में भी उन्होंने बहुत अच्छा पेपर बनाया था, दूसरी बार में भी बहुत अच्छा पेपर बनाएंगे, तीसरी चौथी बार में भी बहुत अच्छा पेपर बनाएंगे। क्लियर है ना। दैट इज पेपर कैसा है, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द टफेस्ट। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। हर लो आर बी का घुमाओ, हर स्वदेशी है, हर लो आर बी का घुमाओ। क्लियर है। अभी मैं इस पर डिस्कस करूँगा एट लास्ट फिलहाल। तो इसके बाद हर लो आर बी का घुमाओ की उपाधि थी और हियर से ने सबसे पहले आक्रमण किया। आप खुद ही समझेंगे, जब हियर से आक्रमण करेगा, ध्यान से सुनना, तो हियर से बिल्कुल नीचे से आ रहा है, तराई से, ध्यान से सुनना है, टेलिंग स्टोरी, ठीक है ना। मैं अभी तक कहीं पर कोई मैंने आपको ऐसे नहीं बताया कि ये कहाँ से आया क्या है, टेलिंग द रीजन्स एवरीवेयर, ठीक है। तो आपको ऐसे ही याद भी करना है। आप सभी लोगों को पता है टनकपुर इज नोन एज ब्रह्मदेव, आया ना। टनकपुर का प्राचीन नाम ब्रह्मदेव मंडी हुआ। तो सबसे पहले टनकपुर के आसपास सबसे पहले हियर से ने अपनी सेनाओं को स्ट्राइक किया, मतलब पहला युद्ध हुआ, उसे बोलते हैं ब्रह्मदेव मंडी का युद्ध। पॉइंट टू बी नोटेड, उसे बोला जाता है ब्रह्मदेव मंडी का युद्ध। ब्रह्मदेव मंडी का युद्ध, क्या बोला मैंने आप लोगों को, ब्रह्मदेव मंडी का। तो जो ब्रह्मदेव मंडी का युद्ध था, इट वॉज फॉर हियर से, कैप्टन हियर से, ठीक है, या कर्नल हियर से और हस्ती दल चौतुरिया। आपको याद होना है कि हस्ती दल चौतुरिया उस समय में नहीं हुआ करता था, हस्ती दल चौतुरिया, हस्ती दल चौतुरिया, हस्ती दल चौतुरिया, ठीक है। हियर से और हस्ती दल चौतुरिया के बीच में आगे कोई ऐसा खास निर्णय नहीं लिया। हस्ती दल चौतुरिया आगे बढ़ा और ये मतलब हियर से आगे बढ़ा और यहाँ पर कोई युद्ध हुआ, दिगाली चौड़ का युद्ध। क्लियर है ना। दिगाली चौड़ का युद्ध चंपावत के आसपास, चंपावत और अल्मोड़ा की सीमा के आसपास दिगाली चौड़ का युद्ध। और इस युद्ध में भी दोबारा से हियर से और हस्ती दल चौतुरिया यही आमने सामने हुए, मगर इस बार जो था चौतुरिया ने इनको हल्के में लिया, तो हियर से हार गया। मतलब चौतुरिया ने, मतलब हियर से ने चौतुरिया को हल्के में लिया। चौतुरिया वॉज वॉन एंड हियर से वॉज डिफीटेड। और मैं आपको पहले बता देता हूँ, हियर से जो था, हियर से को कैप्चर कर लिया, हियर से वॉज कैप्चर, इसको बंदी बना लिया, किडनैप कर लिया इसको। और उसी के बाद हेस्टिंग्स ने फ़ोन किया और वहाँ से कलकत्ता से भेजा किसको, हमारे यहाँ पर को निकोलसन। मैंने कहीं लिखा हुआ है कुमाऊँ में वंशा ब्रिटिश, ठीक है, मैंने आपको यहाँ निकोलसन है ना। जब हियर से को कैप्चर कर लिया, इसी के बाद निकोलसन को भेजा। और आपको याद रखना है, यहाँ पर कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट से युद्ध लड़ा गया उसके बाद, जिसे हम लोग बोलते हैं गणनाथ का युद्ध। क्या बोला मैंने आप लोगों को, अल्मोड़ा पड़ता है गणनाथ। यहाँ से आप ये सब 1815 के युद्ध है, ठीक है, ठीक है। ये युद्ध में जिसमें डेट इंपॉर्टेंट है मैं लिख दूँगा, 23 अप्रैल 1815। इट इज कॉल्ड बैटल ऑफ गणनाथ, गणनाथ का युद्ध। और इस युद्ध में एक साइड कौन था बोला मैंने आप लोगों को बेटा, निकोलसन। साइड कौन था बेटा, निकोलसन। और यहाँ दूसरी साइड कौन था, चौतुरिया। और आपको तो एक बात पता ही है भाई, इनका भी आदमी ने कैप्चर किया। तो निकोलसन इस बार फुल फॉर्म में था, ही वाज द मिलिट्री चीफ एट दिस टाइम, सो डायरेक्टली इसी को भेजा हेस्टिंग्स ने। निकोलसन ने बहुत कत्लेआम मचाया, हस्ती दल चौतुरिया को हराया और इसे मार दिया। हस्ती दल चौतुरिया वाज डेड। धीरे धीरे आगे बढ़े। द मेन थिंग जहाँ सुब्बा रहता था, आई टोल्ड यू इवन कि लाल मंडी, अल्मोड़ा में किला था इनका लाल मंडी। और जो फाइनल युद्ध हुआ, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द लास्ट बैटल ऑफ इंद्रवोरखा। दैट वाज फॉट ऑन 25 अप्रैल 1815। 25 अप्रैल 1815 को एक युद्ध लड़ा गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, हमारे यहाँ पर को बोला मैंने आप लोगों को, लाल मंडी किले का युद्ध। लाल मंडी किले का युद्ध, रिमेंबर बेटा, लाल मंडी किले का युद्ध। एक साइड कौन होगा, निकोलसन, और एक साइड सुब्बा का एक खास व्यक्ति हुआ करता था, अंगद थापा। अंगद थापा। और इस युद्ध में भी अंगद थापा हार गया, ठीक है ना। निकोलसन क्या हो गया सर, हमारे यहाँ जीत गया। और मैं आपको पहले बता देता हूँ, 26 अप्रैल को वंशा, देखो ऐसा होता है ना, आप जब पढ़ने वाले में अगर आप पता है आप लोगों को कि वंशा क्या है, मेरे को नहीं लड़ना है ना। तो मैंने आपको बताया, अगर आप यहाँ से अंदाजा लगा पाए, यहाँ हियर से कर्नल है तो ही वुड बी क्या, मिलिट्री हेड, है ना। और ये गार्डनर क्या होता होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हम बोल रहे हैं। क्लियर है ना। तो वंशा ने एक शांति पत्र भेजा, एक शांति पत्र भेजा किसको, गार्डनर को। और गार्डनर से कहा कि मालिक भाई माफ़ कर दो, है ना, अभी के लिए माफ़ कर दो, लेट अस स्टॉप द वॉर फॉर सम टाइम, अभी हम लोग रुक जाते हैं। क्लियर है। और यहाँ से पहली संधि होती है, जिसे 27 अप्रैल 1815 को अंजाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड लाल मंडी की संधि।
क्या बोला मैंने आप लोगों को, रिमेंबर दीज डेट्स। हाँ बेटा, 27 अप्रैल 1815 इट इज कॉल्ड लाल मंडी की संधि, इट इज कॉल्ड लाल मंडी की संधि। अच्छा, व्हाट वाज दिस सर लाल मंडी की संधि क्या थी, है ना। और अगर आपके पेपर में कभी ऐसा क्वेश्चन आए, बट अगर आपके पेपर में आपको मैं पहले बता रहा हूँ 5 नंबर या 10 नंबर में ट्रीटी ऑफ सगौली पूछ सकता है। 10 नंबर में पूछेगा तो दोनों पूछेगा, एंग्लो गोरखा वॉर और ट्रीटी ऑफ सगौली। 5 नंबर में पूछेगा तो खाली ट्रीटी ऑफ सगौली पेपर में पूछ सकता है। ट्रीटी ऑफ सगौली यही सेंटर के पेपरों में भी आती है, दिस इज दिस मच इम्पॉर्टेंट। तो आप जब भी ट्रीटी ऑफ सगौली लिखने बैठेंगे तो स्टार्टेड फ्रॉम द बैटल ऑफ लाल मंडी। आई एम नॉट टेलिंग माय पर्सनल ओपिनियन कि लाल मंडी के लिए के साथ आप लिख सकते हैं एज एन इंट्रोडक्शन कि आफ्टर द बैटल ऑफ लाल मंडी। कितने तारीख को हमारे यहाँ पर तो 25 तारीख को लाल मंडी किले के युद्ध के बाद 26 तारीख को लाल मंडी किले की संधि। फिर वहाँ से आप आगे किसको ले चलेंगे भाई हमारे यहाँ पर को, वहाँ से आप किसको ले चलेंगे, ट्रीटी ऑफ सगौली। लाल मंडी किले की संधि होती है और इस संधि में कौन कौन थे, पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखिएगा, ठीक है। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। जो लाल मंडी की संधि थी, एक साइड कौन होगा बोला मैंने आप लोगों को, बमशाह। कौन होगा बेटा, बमशाह। इसके साथ साथ 2 व्यक्ति इसके सपोर्टर, आपको अगर याद है मैंने आपको बताया था इसके 2 सहायक थे, जसमर्दन थापा और चामू भंडारी। जसमर्दन थापा और चामू भंडारी, जसमर्दन थापा और चामू भंडारी। और इस साइड निकोलसन और गार्डनर। इस संधि में बात ये हुई कि गोरखा कुमाऊं छोड़कर, उत्तराखंड छोड़कर नेपाल चले, पूरे उत्तराखंड को छोड़कर नेपाल चले। अब दिक्कत क्या होगी सर, दिक्कत क्या होगी आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। डेट्स थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस टाइम पर को बात करूँगा, इस टाइम पर को नेपाल में कहाँ बेटा, विक्रम सिंह नेपाल का राजा हुआ करता था। कौन नेपाल का राजा हुआ करता था, और यहाँ नेपाल में थापा दल का एक प्रधानमंत्री हुआ करता था बेटा, जिसका नाम क्या हुआ करता था, भीम सिंह थापा। अब वहाँ है विक्रम शाह और वहाँ है थापा। तो ऐसा कहते हैं ना, नेपाल दरबार के अंदर ही प्रधानमंत्री और राजा की बनती हुई थी। राजा का अलग कोड था, प्रधानमंत्री का अलग कोड था। हाँ यार, दी भी था। तो कहानी को थोड़ा और मोड़ते हैं। जब ये यहाँ से गए ना, ध्यान से सुनो, ठीक है ना, जब ये यहाँ से गए तो आप समझ सकते हैं कि भाई देखो, ये जब एजेंट अगर हम नियुक्त करते हैं तो उसकी खामियाजा क्या होता है। नेपाल दरबार ने बोला, भिन्ने बिना तुमने हमसे पूछे संधि पर हस्ताक्षर कैसे कर और तुम छोड़ के क्यों आए। अब भाई तो इस बमशाह को पता है ना भाई मेरे ऊपर कैसी बीती थी, है ना। तो नेपाल में गोरखा ओवर देयर आस्क्ड बमशाह व्हाई यू लेफ्ट इन उत्तराखंड, आपने हमसे क्यों नहीं पूछा, हमने तो संधि करी नहीं है, राजा तो मैं हूँ, तो हमारी एजेंट है, तो हमने तो संधि करी नहीं है। तो कुल मिलाकर के द ट्रीटी ऑफ लाल मंडी वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई नेपाल को। नेपाल दरबार ने इस संधि को एक्सेप्ट नहीं किया। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मगर ये लोग यहाँ से तब तक क्या हो गए हैं बेटा, चले गए। ये लोग यहाँ से तब तक क्या हो गए हैं, चले गए। और आपको याद रखना है, यहीं से नोट करके एक पॉइंट लिखना है। ये इसके बाद के पॉइंट में यहाँ लिख दे रहा हूँ, लाल मंडी किले की संधि के पॉइंट के बाद नोट करके आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि 3 मई 1815, ध्यान से समझना, 3 मई 1815, ठीक है बेटा, 3 मई 1815। अब क्योंकि ये तो चले गए लाल मंडी किले की संधि, आए ना, नेपाल चले गए, तो 3 मई 1815 को कुमाऊं कमिश्नरी का गठन हो गया। बोलो, इसका गठन हो गया, कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कर दिया। किसने, गार्डनर। और गार्डनर पहला कुमाऊं कमिश्नर बन गया। गार्डनर पहला क्या बन गया, कुमाऊं का कमिश्नर। देखो 3 मई को, क्योंकि 27 तारीख को क्या हो गई थी बेटा, संधि हो गई थी, है ना। मगर नेपाल दरबार ने वो संधि रेक्टिफाई नहीं करी, है ना। और यहाँ से ध्यान से सुनना, देयर वर रेगुलर नेगोशिएशंस बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड नेपाल। ध्यान से सुनना, लगातार संपर्क में थे। मेन बात ये भी थी कि जो गार्डनर था अपना, गार्डनर आफ्टर द टेन्योर ऑफ 9 मंथ्स, गार्डनर 9 माह के शासन के बाद नेपाल चले गया था। हालांकि 2 बड़े इतिहासकारों में मतभेद है इस बात को लेकर के, क्योंकि जब आप नेपाल पढ़ेंगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट इट इज़ शॉर्ट। कुछ लोग बोलते हैं 9 महीने में, कुछ बोलते 1-1.5 साल में गया। गार्डनर यहाँ से नेपाल चले गया एज अ एजेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ध्यान से समझिएगा। नाउ व्हाट इज़ द कंडीशन ओवर देयर कि कुमाऊं कमिश्नरी स्थापित हो गई है, नेपाल चले गए हैं गोरखाओं का साफ कर दिया है सिस्टम, बट लाल मंडी की संधि इज नॉट स्टिल रेक्टिफाइड बाय द नेपाल दरबार। क्या आपको इतना समझ में आया। कई समय कोशिश करने के बाद
गोरखाओं ने इनिशिएट किया कि हमें संधि दोबारा करनी है, हाँ या ना। अंग्रेजों ने कहा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर गोरखाओं ने कहा कि हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, ध्यान से सुनिए, हम उतने दूर नहीं आएंगे कुमाऊँ तक, डरते थे गोरखा, सिंपल सी बात। तो इसलिए बीच का रास्ता निकाला गया। और याद रखिएगा जो सगौली है इट लाइज इन बिहार, बिहार में धनही गाँव है, सगौली इज अ प्लेस इन बिहार, ही पेपर में आ चुका है बहुत बार, सगौली कहाँ है, सगौली बिहार में है, वहीं एक धनही गाँव है, तो उस जगह को फिक्स किया गया, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। और अगला पॉइंट, ये इस पॉइंट के बाद आपने ये पॉइंट लिखा, फिर आपने नोट लिखा, मतलब नोट लिखा, फिर ये पॉइंट है, इट वाज द डे ऑफ 2 दिसंबर 1815, इट्स अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, अप्रैल से दिसंबर हो गया है, 8 महीने का समय निकल चुका है। तो फिर भी 2 दिसंबर 1815 को गया आप लोगों को पता है बिहार के धनही गाँव में सगौली की संधि, बोलो सगौली की क्या हुई सर हमारे यहाँ, संधि, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर होगी ट्रीटी ऑफ सगौली, ट्रीटी ऑफ सगौली, मैंने आपको बताया सगौली कहाँ है, बताया यहाँ पर लोगों को, बिहार धनही गाँव, रिमेंबर दिस पॉइंट, धनही गाँव बिहार, धनही गाँव बिहार है, ठीक है, धनही गाँव बिहार। नाउ दिस टाइम ब्रेड शॉप को भेजा, और आपको समझ पा रहे हैं ब्रेड शॉप को क्यों भेजा होगा, बुटवल परगना में आया ना, बुटवल परगना पर अधिकार किसने किया है, ब्रेड शॉप, रटना नहीं, समझना है चीज़ों को, है तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि ब्रेड शॉप क्यों किया होगा। और दूसरी साइड नेपाल का राजा फिर भी नहीं आया, और मैंने आपको बताया नेपाल के सबसे विश्वास पात्र पंडित हुआ करते थे उपाध्याय और मिश्र, जो उनके राजगुरु भी हुआ करते थे। सो इंस्टीड ऑफ कमिंग ऑफ देमसेल्फ दे सेंट देयर 2 पंडित राजगुरु, गजराज मिश्र और चंद्रशेखर उपाध्याय, गजराज मिश्र और चंद्रशेखर उपाध्याय, ठीक है। और आपको पता है यहाँ भी संधि हुई, इनको भी समझा दिया क्या क्या है। जब ये भी नेपाल गए ना, फिर भी राजा कह रहा भाई कि मज़ा नहीं आया, समझ में नहीं आया मेरे को, क्या तुम कर रहे हो, बिकॉज ये था उनकी टेक्निक कि हम नहीं कहेंगे तो संधि रेक्टिफाई नहीं होगी, हाँ है ना, समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तो हुआ क्या, थोड़े समय बाद तक रुके रहे कि कब राजा के यहाँ से फरमान आएगा, कब राजा के यहाँ से सिग्नेचर आएगा कि भैया हाँ संधि एक्सेप्ट हो गई है, क्लियर है, कुछ नहीं है। डॉक्टर नॉली बेचारे का साल, डॉक्टर नॉली ने कहा तुम हीरो बन गए। ऑन 28 फरवरी 1816, अगले साल 28 कितने तारीख को बोला मैंने आप लोगों को, फरवरी 1816, ठीक है, 1816 डॉक्टर नॉली ने नेपाल दरबार पर ही आक्रमण किया, ठीक है। डॉक्टर नॉली ने कहाँ आक्रमण कर दिया, नेपाल दरबार, पूरा लिखेंगे, डॉक्टर नॉली ने नेपाल दरबार पर आक्रमण किया और कहा कि तुम्हें 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ, अगर नहीं करोगे तो पूरा नेपाल पर कब्जा कर लेंगे ब्रिटिशर्स। वो डर गए, और याद रखिएगा फाइनली 4 मार्च 1816 नेपाल दरबार ने इस संधि का अनुमोदन किया, नेपाल दरबार एक्सेप्टेड द ट्रीटी ऑफ सगौली, नेपाल ने सगौली की संधि को एक्सेप्ट किया। लगाओ कहाँ संधि हुई थी, 2 दिसंबर 1815 को, कहाँ एक्सेप्ट हुई, 4 मार्च 1816, युद्ध 1814 नवंबर से शुरू हो गया था। तो दिस इज रिमेंबर, कि आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या चीज़ें मैंने आपको बताई, कुछ की पॉइंट्स, नवंबर 1814 से वॉर शुरू हो गया था, याद में आया ना। और अगर मैं बात करूँगा तो अब थोड़ी डेट्स याद रखनी है आप लोगों को। 27 अप्रैल को कौन सी संधि हो गई थी, लाल बत्ती की संधि। 3 मई को क्या बन गया था, कुमाऊं कमिश्नरी बन गई थी, याद है। 2 दिसंबर को क्या हो गई थी, सगौली की संधि हो गई थी, मगर इसको रेक्टिफाई नहीं किया। 28 फरवरी को क्या किया, आक्रमण। फाइनली 4 मार्च 1816 को क्या हुआ भैया, हमारे संधि को रेक्टिफाई। ये 3 डेट आपको याद रखनी है संधि। 1 डेट इज 27 अप्रैल, 2 दिसंबर और 4 मार्च। 27 अप्रैल, 2 दिसंबर, 4 मार्च, ये तीनों संधियाँ हैं, आया ना। जब भी आप ट्रीटी ऑफ सगौली लिखेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। क्या आपको ये समझ में आया? थोड़ा सा मैं इसका एंगल लेते हैं कि व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ सगौली एग्जैक्टली। आखिर ट्रीटी ऑफ सगौली में मेनली क्या बात करेंगे कि आखिर क्या बातें हुई थी ऐसी, भाई ऐसा होगा या जो भी होगा वही, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि ट्रीटी ऑफ सगौली क्यों साइन करी गई थी। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को, है भाई, है दोस्त। चलो अब ध्यान से समझते हैं ट्रीटी ऑफ सगौली, 2 मिनट। देखिए सगौली इज इन बिहार, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अंग्रेजों ने क्या क्या बात कही, ठीक है।
पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रिटिशर्स ने कहा कि जो हमारे यहाँ पर को अभी इसी को लेकर के बाद में विवाद भी हो जाएगा, ध्यान से सुनना बात, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट जो कौन सी रिवर है हमारे यहाँ, काली रिवर है। बोलो कौन सी रिवर है हमारे यहाँ पर को, एक बार बोलिए कौन सी रिवर है बेटा, काली रिवर, ठीक है। तो काली रिवर को बाउंड्री बनाया गया, डिक्लेयर है, समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। और कहा, ध्यान से सुनना तो मैं लिख दूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काली नदी को, पहला पॉइंट तो वही है कि एंग्लो गुरखा वॉर इसी के तहत समाप्त हुआ। दूसरा बोलेंगे कि आप काली वॉज मेड एज द बाउंड्री, ठीक है। ध्यान से सुनिए, काली नदी को नेपाल और उत्तराखंड के बीच में क्या बनाया गया बेटा, बाउंड्री बनाई गई, क्लियर है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नेपाल ने कहा कि चलो ठीक है, नेपाल ने किसको अपने ऊपर मान लिया, किसको अपने ऊपर मान लिया, किसको वोट दिएगा, ब्रिटिशर्स को। किसको, मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गई थी इसलिए मैं रुक गया। यहाँ से एक और एंगल एक्सप्लोर होता है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा, मतलब आप कह सकते हैं इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कि आफ्टर इवन डिफीटिंग, आपको पता है साउथ एशिया में लगभग हर कोई देश गुलाम था, बट नेपाल वॉज नेवर अ कोलोनी। नेपाल कभी किसी का उपनिवेश नहीं बना, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। नेपाल वॉज नेवर अ कोलोनी ऑफ एनी कंट्री। जैसे हमारे यहाँ जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी, ब्रिटेन, पोर्टुगीज, क्लियर है, फ्रेंच, इन सब ने हर किसी को कॉलोनी बनाया। पूरा साउथ इंडिया में बहुत सारी पूरे साउथ एशिया में बहुत सारी कॉलोनीज हुआ करती थी, वेर है जापान, चाइना। अगर आप चाइना का इतिहास पढ़ेंगे, वाई चाइना इज सो मच एग्रेसिव नाउ डेज, है ना। चाइना को इतना परेशान किया पहले इन लोगों ने, हद से ज़्यादा। जापान और रशिया ने मिलकर बहुत खतरनाक परेशान किया, है ना। चाइना के ऊपर इतने सारे, मतलब चाइना को बिना धमकाए भी चाइना से ज़मीन ले ली है रशिया ने, बिकॉज आप देखेंगे कि रशिया डू नॉट हैव एक्सेस टू पोर्ट। रशिया के पास बंदरगाह के लिए रास्ता नहीं है, क्योंकि वहाँ के बंदरगाह अधिकतर जम जाते हैं ठंडियों में, जितने हैं भी उनके पास। रशिया ने ज़बरदस्ती चाइना के गले में पकड़ करके कह लिए ज़मीनें ली हैं, है ना। जब आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप ऐसा मत सोचिएगा कि चाइना, जापान इतने बड़े बड़े आज देश हैं, तो सर क्या ये भी पहले किसी के गुलाम थे? बिल्कुल सर, ये भी यूरोप इज बहुत इमेंस, मतलब यूरोप की अगर हम बात करेंगे तो यूरोप ने पूरे साउथ एशिया में हर जगह कॉलोनी बनाई थी, हर जगह कॉलोनी बनाई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो आपको बताएंगे बाद में, ठीक है ना। और हर चीज़ का अपना अपना इफेक्ट होता है। तो ये कोलोनाइजेशन जो था, जो इन लोगों ने कॉलोनीज बनाई, तो नेपाल कभी कॉलोनी क्यों नहीं बन पाया? आखिर आप कभी सोचने वाला है, कभी सोचिएगा जब आप पढ़ेंगे धीरे धीरे, ऐसे ही दिमाग के डायमेंशन खुलते हैं। इवन आफ्टर डिफीटिंग गोथास, कि वाई ब्रिटिशर्स नॉट कैप्चर्ड द एंटायर नेपाल, अंग्रेजों ने क्यों नेपाल का कब्जा नहीं किया? उसमें कुछ तो बात होगी, क्योंकि अंग्रेजों को क्यों नहीं, मतलब नेपाल को क्यों कॉलोनी की? कि टूटे हैं पेपर नहीं आएगा। बस आपकी जनरल, आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ऐसे सवाल आपके दिमाग में आए, ठीक है ना। मेरे भी आते रहते हैं ऐसे कभी कभी, तो मैं ऐसे बताता रहता हूँ आपको। तो नेपाल आपकी कॉलोनी क्यों नहीं बना होगा, इस पर भी हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। फिलहाल अभी हम संधि में चलते हैं। किसमें चलते हैं बेटा हम लोग? संधि में। आपको पहला इंपॉर्टेंट है, संधि को थोड़ा बड़े रूप में सोचिए। सगौली को खाली कुमाऊं और गढ़वाल और नेपाल को मत सोचिए। मुझे बात बताइए, आपको लिखना है जब पेपर में, है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेन कॉलम में थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ट्रीटी ऑफ सगौली। पहला चीज़ आप क्या बोलेंगे? कुमाऊं प्लस गढ़वाल के साथ साथ, क्योंकि नेपाल का बहुत एरिया कहाँ भी था, सिक्किम, तो सिक्किम भी किसके कब्जे में आ गया? बोलिए किसके कब्जे में आ गया? अरे से बोलिए किसके कब्जे में आ गया? ठीक है। दूसरा, अच्छा मुझे बात है, इसके साथ साथ एरिया ऑफ सतलज रिवर। सतलज रिवर मतलब ईस्ट हिमाचल प्रदेश, ईस्ट हिमाचल प्रदेश, इतना पूरा एरिया इसके अंदर आ गया सर, हमारे यहाँ को ब्रिटिशर्स के अधीन आ गया। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, आया ना। और आपको पता है कि हमारे यहाँ पर को बाउंड्री बनाया गया, कौन सी नदी को बोला मैंने आप लोगों को? महाकाली रिवर। अरे बोलो कौन सी रिवर को बनाया गया? महाकाली रिवर या काली नदी। अच्छा, काली नदी पर विवाद भी यहीं से आया। काली रिवर को क्या बनाया गया? बाउंड्री। काली रिवर डिस्प्यूट मैं आपको पढ़ाऊंगा कभी, बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के पेपरों के लिए। जैसे ना है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये उत्तराखंड में यहाँ से आई काली, यहाँ से क्या आई, ऐसे काली आ गई। अब यहाँ पर से एक सहायक नदी आती है, उठियांगती। उठियांगती, समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ? अभी मत लिखना है, ऐसे समझा है, बाद में पढ़ेंगे। उठियांगती आती है, कौन सी नदी आती है? ये मतलब जो काली रिवर डिस्प्यूट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ के काम आएगा बाद में, अभी मैं आपको बताऊंगा बाद में, इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा कभी। इस पर यूएनओ ने क्या किया और उन्होंने क्या क्या किया। फिलहाल तो यहाँ से उठियांगती नदी आती है, ये काली नदी है।
काली की पहली सहायक कुठियांत्री है। अब बात क्या है ना, ओरिजिनली बात क्या है, इस नदी में पानी कम है जो ऊपर से काली आती है, ये वाकई में बहुत छोटी है। और जो कुठियांत्री है, मेन जो कुठियांत्री है, काली जो इतनी बड़ी बनती है कुठियांत्री के कारण ही बनती है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अंग्रेजों ने उस समय में एग्जैक्ट स्पेसिफाई नहीं किया, कर तो दिया काली नदी बाउंड्री होगी। अब नेपाल कहता है आजकल कि काली नहीं है, ऊपर वाली काली यहाँ से शुरू होती है, मतलब ऐसे जाती है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। सो इसीलिए वो बोलता है कि ये वाला एरिया भी मेरा है। समझ में आ रहा है, दिस इज द डिस्प्यूट, ये भी विवाद है। और विवाद देखो, विवाद वही होता है कि जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। समझ में आ रहा है। अब बताओ क्या सॉल्यूशन कहोगे तुम, कुछ सॉल्यूशन कहेंगे हम उसको। जैसे अंग्रेजों ने सिंपल कह दिया काली बाउंड्री है ना, चले गए अंग्रेज, तो चले गए। अब भैया नेपाल कहने वाला भाई ये काली नहीं है भाई, ये काली है ही भाई, काली तो ये है भाई, ये ऐसे आती है काली, और वो है कुठियांत्री, हम कहते हैं कुठियांत्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खैर उसको छोड़ देते हैं, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं कि ऐसा क्यों कहता है नेपाल। फिलहाल के लिए सरौली की संधि में है, तो आपको समझ में आएगा। कुमाऊं, गढ़वाल, सिक्किम और सतलज रिवर का एरिया अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। काली रिवर को बाउंड्री बनाया गया। काठमांडू में बोला कि एक ब्रिटिश रेसिडेंट, BR मतलब एक ब्रिटिश रेसिडेंट रहेगा, कहाँ रहेगा, काठमांडू के अंतर्गत रहेगा। क्लियर हो गया ना। और ध्यान से सुनिएगा, पहला रेसिडेंट आप लिख सकते हैं एडवर्ड गार्डनर को बनाया। बोलो किसको बनाया सर, हमारे यहाँ पर को एडवर्ड गार्डनर को बनाया। क्लियर है ना। इसी संधि में आप एक और इम्पोर्टेंट चीज़ लिखेंगे कि ब्रिटिशर एक्सेप्टेड टू रिक्रूट नेपालीज या गोरखास। ब्रिटिश एक्सेप्टेड है ना, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया भाई, स्टार्टेड रिक्रूटिंग ऑन गोरखास। और आपको पता है इन्हीं गोरखाओं ने कहाँ मदद करी फिर अंग्रेजों की, द रिवोल्ट ऑफ 1857 है ना। और जब आप पढ़ेंगे हमारे उत्तराखंड में भी वो अपना था, वो गार्ड, वो कौन था अपना, रेंजे लेके आया किसको, रणवीर सिंह, क्योंकि उत्तराखंड के लोग गोरखाओं से डरते थे। तो ड्यूरिंग द एंग्लो सिख वॉर के समय में गोरखाओं का इस्तेमाल किया गया। इवन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वॉर ब्रिटिशर्स यूज्ड टू गोरखा। उसके के समय में भी किसका यूज़ किया इन लोगों ने, गोरखाओं को। आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ सर यहाँ पर से क्या क्या हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर अब जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे अगर इसका एग्जिस्टेंस पूछेगा, इसका अगर अस्तित्व मतलब बोल सकते हैं आप, वो क्या बोलते हैं, वो सिग्निफिकेंस पूछेगा, तो आप बता सकते हैं कि अगर ये नहीं होती तो हमारे पास नहीं आ पाता। क्या नहीं आ पाता भाई, ये क्या कुमाऊं और गढ़वाल नहीं आ पाता। आप बोल सकते हैं कि पेव्ड द पाथ फॉर द फ्रेंडशिप एंड पीस ट्रीटी ऑफ 1951। धीरे धीरे पढ़ के इतना नहीं दिखाऊंगा अभी आपको। मेरे ख्याल से आप सवारी और 3 लाख रुपए, कितना लाख रुपए के आसपास दिए गए थे, वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है, तो आई एम नॉट टेलिंग। क्या आपको ये समझ में आया कि हाउ द गोरखा वर डिफीटेड, है ना। आपको पूरी कहानी समझ में आ गई है ना। इस तरीके से वी हैव फिनिश्ड एंटायर क्या मेडिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। फ्रॉम टुडे ओनली आज से हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ज्योग्राफिकल हिस्ट्री। इस पर हम लोग बात करेंगे भैया, ज्योग्राफिकल हिस्ट्री। क्लियर है ना। आज हम ज्योग्राफिकल हिस्ट्री में आपको कुछ चीज़ें नहीं बनेगी। क्लियर है ना, सब लोग लिखेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से आते हैं। क्लियर है ना। हम थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे उसमें आप लोगों को पूरी एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री का रिवीजन भी होगा। एंशिएंट और मेडिवल का क्या दिया जाएगा, रिवीजन भी दिया जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। क्लियर है। लेट्स वेट फॉर 5-10 मिनट्स देन वी विल स्टार्ट। ठीक है। तो हमने मेडिवल खत्म कर लिया, इंक्लूडिंग टुडेज लेक्चर, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। ये मिसलेनियस होगा, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं उसको समझ लीजिए 2 मिनट के लिए। तो सो अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें अभी इसको, अब जो हमें आगे को पढ़ना है उसको कहते हैं हमारे यहाँ, देखिए होता क्या है,
सब्जेक्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट, मतलब अभी मान के चलिए कि हिस्ट्री इज हैविंग कनेक्शन विद ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो होता क्या है कि ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा अंतर संबंध होता है कि हाफ ऑफ द हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ज्योग्राफी, या कुछ से वाइस वर्सा, हाफ ऑफ द ज्योग्राफी इज क्या कहते हैं हम लोग डिस्क्राइब्ड बाय हिस्ट्री। तो हमें इसमें डिस्कस क्या करना है, इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। तो इस बात को समझिएगा, पहला हमारा जो टॉपिक है, एक टॉपिक है इतिहास, ऐतिहासिक जो हम पढ़ना है, ठीक है। तो बोला मैंने आप लोगों को ऐतिहासिक भूगोल, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी बोलते हैं, ऐतिहासिक भूगोल, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। मैंने आप लोगों को बताया कि आज और अगले 2 लेक्चर लगभग हमारे हिस्टोरिकल ज्योग्राफी रहेंगे, क्या पता कल भी खत्म हो जाए, ठीक है। थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे तो रखेंगे इसको कल तक, परसों तक, फिर मतलब 2 दिन अभी और मेनली हम तो इसके और इसके बाद के 2 लेक्चर्स के बाद ही मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर शुरू कर देंगे, ठीक है ना। आए ना, हो सकता है कि मैं आपको किसी दिन कुछ दे दूँ, अगर ये कल तक कंप्लीट हो जाएगा। वैसे थोड़ा लंबा है, डिटेल है, तो लगेगा परसों तक हो पाएगा कंप्लीट, ठीक है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हमें 2 टॉपिक, इसको आप लोग लिख सकते हैं, ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, कुछ भी हो, अभी आज को मिला के इसको 2 लेक्चर्स और आपके भी एंशिएंट और मेडिवल पर केंद्रित है, ठीक है ना। जो भी मिसलेनियस होगा इसके अलावा फिलहाल के लिए हमारा टॉपिक है ऐतिहासिक भूगोल। इसमें हमें पहला एक टॉपिक डिस्कस करना होता है। देखो, जैसे अगर हम किसी जगह के बारे में पढ़ते हैं, व्हाट इज दैट ज्योग्राफी, आए ना। पिथौरागढ़ के बारे में अगर हम पढ़ रहे होंगे, पहाड़, लोकेशन, नदियाँ, ये सब ज्योग्राफी आए ना। और पिथौरागढ़ सेल्फ इज अ ज्योग्राफिकल प्लेस, कोनोटेशन ही क्या है वहाँ पर, वो ज्योग्राफिकल है जब हम जगह के बारे में पढ़ते हैं। मगर अगर जगह के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, एक जगह को पकड़ा और उस जगह के इतिहास को पढ़ा और हल्का फुल्का वहाँ के कल्चर को पढ़ा, तुम समझ रहे हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ऐतिहासिक भूगोल। तो हमें इसमें कुछ प्राचीन ऐतिहासिक स्थल पढ़ने हैं, कुछ प्राचीन ऐतिहासिक स्थल, कुछ प्राचीन ऐतिहासिक स्थल, कुछ प्राचीन ऐतिहासिक स्थल, एंशिएंट हिस्टोरिकल प्लेसेस, एंशिएंट हिस्टोरिकल प्लेसेस, एंशिएंट हिस्टोरिकल प्लेसेस, पहला टॉपिक। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इसी के अंतर्गत, कुछ प्राचीन यात्रा मार्ग। क्या बोला मैंने आप लोगों को, कुछ प्राचीन यात्रा, तो वो थोड़ा एक अच्छा टॉपिक और होता है, ठीक है। कभी कभी पेपर में पूछ सकता है, यात्रा मार्ग और व्यापार मार्ग, ठीक है ना, ट्रेड रूट्स एंड, चलो मैंने क्या बोला आप लोगों को, यात्रा मार्ग और व्यापार मार्ग, इसको आप लोग बोल सकते हैं ट्रेड रूट्स और ट्रेड रूट्स, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई हमारे यहाँ पर को, स्पिरिचुअल रूट्स, ठीक है ना, स्पिरिचुअल रूट्स। ये है, ये छोटा छोटा टॉपिक है, जल्दी से भी हो जाएगा, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब ऐसा सब बना सकते हैं। और जब हम प्रधान ऐतिहासिक स्थल, प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बात करेंगे, पहला जो होगा हमारा, वो होगा हमारा श्रीनगर, श्रीनगर। अब वही जितना अभी तक आपने इतिहास पढ़ा है, तो हम एक जगह पर को कॉन्सोलिडेट करने वाले हैं, समझ में आ रहा है ना। जितना भी आपने श्रीनगर के बारे में पढ़ा, अलग अलग जगहों पर को, हम उस सारी जगहों में, सारी चीज़ों को एक जगह क्या करेंगे, अभी हम लोग कॉन्सोलिडेट करने वाले हैं। इस जगह क्या करेंगे, अब हम कॉन्सोलिडेट करेंगे। तो सर कैसे, हाँ समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँगा, इसको ना मैं थोड़ा हेडिंग वाइज डाल के पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आए और याद हो जाए। मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्री के लिए तो है ही है, क्या वन डे एग्जामिनेशन के लिए तो अति महत्वपूर्ण है। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे मुझे एक बात बताइए, क्या हमने आपको मेनली, देखो इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक मतलब प्री हिस्टोरिक, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड के हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट सोर्सेज कहीं नहीं है ना। मगर अगर मैं श्रीनगर के बारे में बात करूंगा, तो हमने कई जगह पढ़ा है श्रीनगर के बारे में मेनली। जैसे अगर आपको याद है तो श्रीनगर के थापली से हमने आपको पढ़ाया था कि मृद भांड मिले थे, फिर में पढ़ा है ना। और मैंने आपको बताया था कि वो सब किस काल में आता है, आद्य ऐतिहासिक काल। याद है आप लोगों को। इसीलिए द वेरी फर्स्ट पॉइंट है, श्रीनगर को क्या कहा जाता है, एक आद्य ऐतिहासिक नगर कहा जाता है। बोलिए श्रीनगर में भी आप सुनिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा श्रीनगर को क्या कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक नगर कहा जाता है। फिर से बोलिए एक और बार, क्या बोला मैंने आप लोगों को,
आद्य ऐतिहासिक नगर। अच्छा आपको बताइए आद्य ऐतिहासिक नगर, आद्य ऐतिहासिक काल नगर, आद्य ऐतिहासिक नगर क्यों कहा जाएगा? श्रीनगर। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, आप पहले सुन लीजिए फिर लिख लेंगे, ठीक है? मैं लिखा दूंगा, डोंट वरी, एक तो कंप्लीट कर लें आज थोड़ा बहुत। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक सिटी, क्लियर है? इसको क्या बोला जाता है? आद्य ऐतिहासिक नगर। लिख सकते हैं हिंदी वाले आद्य ऐतिहासिक नगर। अच्छा क्यों बोला जाता है मुझे बताइए, आद्य ऐतिहासिक नगर क्यों बोला जाता है? बोला मैंने आप लोगों को आद्य ऐतिहासिक नगर, मैंने आपको कारण बताया ना, आपको ऐसे नोट बनाने हैं। अब जैसे आपने लिखा तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसका एप्लीकेशन कहाँ पर पड़ा, क्या लॉजिक है आपको अगर याद है तो श्रीनगर के पास, श्रीनगर में ही एक जगह पड़ती है थापली, याद है आपको? थापली से क्या प्राप्त हुए थे हमारे यहाँ पर को बेटा? पेंटेड ग्रे पेयर्स। याद है आप लोगों को हमारे यहाँ पर को क्या? चित्रित धूसर मृदभांड। क्या बोला मैंने आप लोगों को? चित्रित धूसर मृदभांड, PGW कह सकते हैं आप लोग, ठीक है ना? चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रेवेयर। पेंटेड ग्रेवेयर मतलब वो होता है चित्रित धूसर मृदभांड, जो कहाँ से प्राप्त हुए? मैं अरे बोलो कहाँ से प्राप्त हुए? थापली से प्राप्त हुए। अच्छा आगे की बात कर लेते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि ये आपको पहले से पता होना चाहिए, 1803 में यहाँ बहुत ही खतरनाक क्या आया था सर हमारे यहाँ पर को? अच्छा बोलिए क्या आया था हमारे यहाँ पर को? भूकंप। अब आराम से समझिए, थोड़ा डिटेल होगा है, ठीक है? अभी मिसलेनियस तरीके से लिखा रहा हूँ आपसे, उससे पहले एक दो चीज़ें और हैं। फिर अगर मैं थोड़ा इतिहास में जाऊँगा तो आपको एक बात पता है कि इतिहास में प्रागैतिहासिक हो गया, आद्य ऐतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक हो गया, आद्य ऐतिहासिक काल में थापली हो गया। क्या हमने ऐतिहासिक काल में श्रीनगर में कुछ पढ़ा था? अगर आपको अच्छे तरीके से याद, क्या पढ़ा था ऐतिहासिक काल में? क्या हमने कभी कुछ पढ़ा? ये था कुछ था है? फिर अगर आपको याद है उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में वैदिक काल में, क्या बोला मैंने आप लोगों को? वैदिक काल में क्या था सर हमारे यहाँ पर को बेटा? राजधानी हुआ करती थी, किसकी? बिल्कुल सुबाहु की राजधानी हुआ थी, आए ना? तो जरूरी नहीं है कि हम इसको भी पढ़ें, आप आराम से पहले समझिएगा, ठीक है ना? जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आप लिखना चाहें, मतलब अभी के लिए नोट बनाने के लिए लिख सकते हैं कि कुणिंद काल में, कौन से काल में सर हमारे यहाँ? कुणिंद काल में क्या थी ये सर? किसकी राजधानी थी? सुबाहु की राजधानी। आज आप बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं इसको, आप इसको देख लीजिए कि मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन चलेगा, फिर बढ़िया पॉइंट अभी देखिएगा धीरे धीरे, क्लियर? फिर क्या हुआ? हमने पढ़ा था अजयपाल, याद है आप सभी लोगों को? तो अजयपाल से लेकर के प्रद्युम्न शाह तक के राजाओं की क्या रही थी सर हमारे यहाँ पर को? राजधानी रही। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आया ना? ठीक है, तो ये क्या रही सर हमारे यहाँ पर को? अजयपाल से, आप लिख सकते हैं अजयपाल से प्रद्युम्न, अजयपाल से प्रद्युम्न शाह तक पवार राजाओं की क्या रही है? राजधानी रही। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है श्रीनगर को बनाया किसने? तो श्रीनगर को स्थापित करने का जो श्रेय जाता है, श्रीनगर को जो स्थापित करने का क्या जाता है? श्रेय जाता है, उसको जाता है अजयपाल, क्योंकि अजयपाल ही वो व्यक्ति था जिसने इसको क्या किया था बेटा? डेवलप किया था, आया ना? अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर कोई व्यक्ति है कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, ही इज अ इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो अजयपाल का ये मानना है, मतलब सॉरी यार, ये कनिंघम जी का ये मानना है कि ये जो अपना कौन हुआ करता था सर हमारे यहाँ पर को? अजयपाल। अजयपाल ने श्रीनगर को बनाया था 1358 में। हालांकि अजयपाल तब था नहीं था, हम भी नहीं जानते हैं, ठीक है? स्थापित क्षेत्र कनिंघम जी कहते हैं। कब बनाया था इसको? 1358। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आया ना? अगर कार्यकाल देखोगे तो अजयपाल का कब से कब तक है? 1490 से लेकर के 1519, ठीक है? मगर इनका मानना है कि कब बना दिया था इन्होंने, बताइए? 1358। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आया ना? ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, इनका मानना ऐसा है, ठीक है? तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक हो गया। और हालांकि ये इस बात को जब शक संवत में बताते हैं तो ये बताते हैं 1415 में। कब बताते हैं? 1415, ठीक है ना? 1415 में भी बताते हैं, 1398 या 1415, क्योंकि अगर आप इसमें 57 में जोड़ेंगे, 57 अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1415 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतिहास में ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस आएंगे जब हमारी डेट मैच नहीं करेगी, इसलिए मैं आपको दोनों डेट लिखा दूंगा, संवत वाली भी होगी, जो आपके पास ऑप्शन में होगा वो भी डेट। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आया ना? अच्छा, रामायण प्रदीप हो गया और हार्डविक हो गया, इन सब ने भी यही मानना है कि भैया जो श्रीनगर है उसने क्या किया था सर हमारे यहाँ पर? उसको स्थापित किया। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आया ना?
मगर यहाँ दो व्यक्ति हैं, फ्रेजर और एटकिंसन। क्या बोला मैंने आप लोगों को? फ्रेजर और एटकिंसन। वो कहते हैं महिपति शाह ने श्रीनगर बनाया। क्या बोला मैंने आप लोगों को? महिपति शाह ने क्या बनाया? श्रीनगर बनाया। अरे फिर से बोलो, महिपति शाह ने क्या बनाया? कौन कहते हैं साहब? एटकिंसन और फ्रेजर। एटकिंसन और फ्रेजर। मैंने बताया ना, डब्ल्यू फ्रेजर की किताब का नाम क्या है? एटकिंसन की किताब का नाम क्या है? हिमालयन ट्रेजेडी। तो ये दोनों का मानना है कि महिपति शाह ने क्या बनाया था? किसने? महिपति शाह ने क्या बनाया? अब ये कहाँ काम आएगा? मेंस वालों के। प्री वालों में ऐसा नहीं पूछेगा कि एटकिंसन और इसके अनुसार किसने बसाया, ठीक है ना? पूछ भी लेगा तो आपको दिखा दिया है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? मगर आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, इस बात की पुष्टि इसलिए नहीं हो पाई है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है, गड़बड़ नोट करके लिखेंगे, क्योंकि श्रीनगर में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कभी भी याद रखना है। एक 1803 और एक 25 अगस्त 1894। 25 अगस्त और एक डेट अगर आप याद रखेंगे तो फायदे में रहेंगे, ठीक है? पहला है, इस दिन आया भीषण भूकंप। आपको पता है भूकंप से सब ध्वस्त हो गया। ये पेपर में आया है कि अजयपाल का भवन कौन से भूकंप से ध्वस्त हुआ? 1803। ये जो अजयपाल था अपना, अजयपाल का जो भवन वगैरह था सब क्या हो गया बोला मैंने आप लोगों को? ध्वस्त हो, ठीक है? ध्वस्त हो गया। और इस दिन आई अलकनंदा में बाढ़। अलकनंदा में क्या आई इस दिन बोला मैंने आप लोगों को? बहुत ही खतरनाक बाढ़ आ गई थी। इसी के बाद 1894 में गढ़वाल सेटलमेंट ऑफिसर E.K. इसने दोबारा से री एस्टेब्लिश किया श्रीनगर। इसने री एस्टेब्लिश किया, श्री नाम रखो, ठीक है ना? इसने री एस्टेब्लिश किया श्रीनगर। किसने? E.K. पॉल। क्या आपको याद रहेगा? हाँ है ना? फिर आप जानते हैं 1804 में यहाँ गोरखाओं का अधिकार हो गया, हाँ है ना? और गोरखाओं ने धीरे धीरे करके कर दिया। और आपको एक बात पता है, जब ब्रिटिशर्स के पास आया, ध्यान से सुनना, मेरे ख्याल से आप जानते हैं कब ये ब्रिटिश शासन की राजधानी रहा था? 1800 एंड, अच्छा अगला पॉइंट ये लिख लिया, 1804 में गोरखाओं का अधिकार हो गया, गोरखा का अधिकार हो गया। आपको ऐसे ही लिखना है, तब जाके इतिहास की बहुत अच्छी समझ आ पाएगी। अब क्या लिखेंगे आप लोग? 1815 में अंग्रेजों का अधिकार, आए ना? अंग्रेजों का क्या हो गया यहाँ? याद है ना? अच्छा फिर आप क्या लिखेंगे इसमें? 1839 श्रीनगर को क्या बनाया गया? ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी। बोलो, ब्रिटिश गढ़वाल की, पता है ना आप लोगों को? ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कब बनाया गया? 1839। और 1840 में एक ही साल में बदल दिया गया। 1840 में किसको? फिर पौड़ी को ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी बनाया गया। तो 1839 से लेकर के 40 तक एक साल तक ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी क्या भी रहा? श्रीनगर भी रहा। इस बात को थोड़ा सा याद रखिए। समझ में आ रहा है? अब मेरी बात को अच्छे से समझना। दिस इज द पॉलिटिकल अप्रोच ऑफ श्रीनगर। समझ में आया मैंने क्या कहा आप लोगों को? आपको मैंने कहीं पर पूरी चीज बताया, तो बताइए पॉलिटिकल के अलावा है भाई। इसको आप भले कल्चर में डाल सकते हैं, ठीक है? मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है इसको। जैसे अभी तक जो मैंने आपको बताया, इट वाज द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ श्रीनगर। इसमें कोई डाउट है क्या? अब ये देखो, ध्यान से समझना, ये जितना भी है आपको पहले समझना है। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है पूरा, हाँ है ना? अच्छा, अगर मैं आपको बताऊंगा श्रीनगर में क्या सा कल्चर है, क्या सर इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है, क्या इसका सांस्कृतिक महत्व है, तो बिल्कुल सर। अब हम देखेंगे, और मैं आपको हर चीज़ ऐसे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना? किताब में क्या नहीं दिया, मैं खुद ही सेग्रीगेट कर दे रहा हूँ, वो दिमाग में रहता है, समझना, और लिखने में भी सहूलियत होती है। तो पॉलिटी में अगर आपसे कभी पूछेगा तो ये सब बताना है आप लोगों को। अब आ जाते हैं कल्चर। कल्चर के सिग्निफिकेंस में बात करेंगे, क्या इसका सांस्कृतिक महत्व है। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप बोलेंगे कि जो श्रीनगर है वो पहले से ही एक तीर्थ स्थल भी रहा है। तीर्थ स्थल रहने का मतलब क्या है? आप लिखेंगे, उसका पूरा स्टेटमेंट बना के लिखेंगे। श्रीनगर राजधानी रहने के साथ साथ बीइंग अ कैपिटल, इट वाज आल्सो अ स्पिरिचुअल प्लेस। एक क्या भी रहा है? तीर्थ स्थल, है ना? विद बीइंग द कैपिटल, इट आल्सो एक्टेड एज स्पिरिचुअल प्लेस फॉर लॉन्ग ईयर्स, ठीक है ना, या फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। और तीर्थ स्थल के रूप में याद रखना है इसको श्रीपुर या श्री क्षेत्र। देखिए श्रीनगर तो नाम है, स्पिरिचुअल है, तीर्थ स्थल है, क्योंकि इसे कई जगह क्या भी कहा गया है? श्री क्षेत्र। श्री क्षेत्र का कहने का मतलब क्या है? किस चीज को दिखाता है? हमारे स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। क्लियर है? अच्छा, आप कैसे कहेंगे कि ये स्पिरिचुअल जगह है? तो आपको मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है पौड़ी के श्रीनगर में। कौन सा? कपिलेश्वर मंदिर।
कमलेश्वर मंदिर, कुछ हो जाए। अब जैसे देखो सुनो, कैसे याद रखना है, कमलेश्वर मंदिर याद रहेगा। अगर तुम्हें पॉलिटी अगर आपसे क्या पूछ रहा है, सोसाइटी, और क्या पूछ रहा है आपसे, पवार, हाँ है ना। जब आप पवार के समय में रिलीजन बताएंगे, आप बताएंगे कि पवार शैविज्म के क्या हुआ करते थे, फॉलोअर, है ना। अगर आप वहीं लिखेंगे उनकी कैपिटल श्रीनगर में कमलेश्वर मंदिर था, विच वॉज डेडिकेटेड टू शिवा, है ना, एंड गिवन प्रोटेक्शन बाय पवार रूलर्स। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अरे हाँ है ना। तो कमलेश्वर मंदिर है, और यहाँ मैं आपको बताया पुत्र प्राप्ति के लिए दिया हाथ में लेकर के खड़े रहना पड़ता है, यहाँ कमलेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन यहाँ बहुत तगड़ा मेला लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? बैकुंठ चतुर्दशी का बहुत तगड़ा मेला लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा नदी के बीच में एक बहुत ही बड़ी श्रीयंत्र, या बोल सकते हैं बहुत बड़ी शिला थी। ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूँ क्या था। श्रीनगर में अलकनंदा के बीच में, अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा के बीच में क्या थी, शिला, और इस शिला के अगल बगल क्या बने हुए थे, शिवलिंग। इस शिला के अगल बगल क्या मिलते हैं हमें, शिवलिंग मिलते हैं, ठीक है ना। इस शिला के अगल बगल शिवलिंग मिलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जिसको पहले से पूजा जाता है। तुम समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा दूसरा, अब देखो ध्यान से समझते जाना। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस हो गया, कल्चरल भी हो गया। अब सर हम लोग बात करने वाले हैं कॉमर्शियल। किसके बारे में हम बात करने वाले हैं, कॉमर्शियल। कल्चर हो गया कॉमर्शियल, वाणिज्यिक। कॉमर्शियल का आप लोग क्या लिखेंगे, वाणिज्यिक, ठीक है। वाणिज्यिक में क्या लिखेंगे सर, ये पहले क्या भी हुआ करता था, श्रीनगर बाजार भी हुआ करता था। श्रीनगर एक क्या भी हुआ करता था, बाजार। पहले इस नगर को बाजार कहते थे, और उस समय गढ़वाल में कोई भी बाजार नहीं हुआ करते थे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। आगे की ओर अगर हम लोग बात करेंगे दूसरा, अच्छा सुनना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाजार और कल्चर में दोनों जगह एक चीज कॉमन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं लिखेगा, और वो होगा क्या सर, हमने यहाँ पर को आप कल्चर में भी लिख सकते हैं, बाजार में भी लिख सकते हैं, मूर्ति कला, स्कल्पचर। क्योंकि यहाँ क्या की जाती थी, मूर्तियाँ बेची भी जाती थी, और मूर्तियाँ क्या भी की जाती थी, बनाई भी जाती थी। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। और मैं आपको पहले भी बता देता हूँ, अभी भी मूर्तिकारों के परिवार यहाँ निवास करते हैं। अरे अभी भी यहाँ मूर्तिकारों के परिवार क्या करते हैं, निवास करते हैं। प्लस आपको याद है कि बहुत सारे ऐसे कवि थे जो रहते थे हमारे यहाँ। तो आप कल्चर में एक और चीज़ क्या लिखेंगे, श्रीनगर में बहुत सारे संस्कृत के क्या रहते थे, विद्वान। कल्चर में श्रीनगर के क्या रहते थे, बहुत सारे, मतलब संस्कृत के बहुत सारे क्या रहते थे, विद्वान। बोलो संस्कृत के क्या रहते थे, संस्कृत के स्कॉलर्स रहा करते थे। चल नाम बताओ फतेहपति शाह के समय में, दो चारों एग्जाम्पल लिखने के लिए। नीलकंठ या जटाशंकर, और बताइए कौन थे हमारे यहाँ पर को, बिल्कुल, और रतन कवि, ठीक है। इनको थोड़ा सा याद करें, ठीक है। अच्छा मुझे बात बताओ, क्या हम यहीं पर कोई चीज़ के साथ साथ चित्रकारों के लिए भी बात कर सकते हैं? अरे हाँ है ना, चलिए। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, ध्यान से समझना। चित्रकला, संस्कृत के विद्वान रहते थे। चित्रकला का जो विकास हुआ वो भी कहाँ से हुआ? मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पता है, ये आपको पता है, मगर जब आप लिखने बैठेंगे ना, अगर मैं आपको ये बिना बताए कहता ना श्रीनगर के बारे में लिखो, तुम 2 से 3 लाइन नहीं लिख पाते, लिखित ले लो मेरे से, है ना। इसीलिए एक बार पढ़ लिया ना तो हमें आइडिया आ जाता है कि व्हाट वी नीड टू राइट। समझ में आ रहा है, और कैसे कैसे चीज़ें होंगी, और एक बार रिविजन भी हो जाएगा। चलो मुझे बताओ कौन कौन आए थे सुलेमान सिको के साथ? हाँ, यश श्यामदास और हरदास। पहले श्यामदास का नाम लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि श्यामदास का पुत्र कौन हो, हरदास। हो सकता है कि श्यामदास और हरदास क्या हो, भाई। क्लियर है, मगर मेन श्यामदास है, फिर हरदास है। हरदास का बेटा हुआ हीरालाल, हीरालाल का बेटा मंगतराम, मंगतराम का बेटा मौलाराम, और हीरालाल को ही हमारे यहाँ गढ़वाली शैली का जनक कहते हैं। जो किसका पुत्र हुआ करता था, मंगतराम का नहीं, सॉरी किसका, हाँ ठीक है। नहीं पहला श्याम, मैंने ये भी बोला था अभी, सबसे पहला फिर से बोलो कौन, ठीक हो गया। श्यामलाल के साथ कौन आया, हरदास, इंपॉर्टेंट। हरदास का बेटा हीरालाल, दिस इज इंपॉर्टेंट। और हीरालाल को ही गढ़वाली शैली का जनक कहा जाता है। क्लियर है, बोलेंगे तो नहीं, वो फ्लो में आ जाता है, बट ऐसे मैं सोचूंगा तो नहीं आएगा। तो मैं फ्लो में बोल रहा हूँ तुरंत आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। वो होना चाहिए था ना, जब वो बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेंगे अपने जीवन में, फिर आपको कई सारी चीज़ें याद रहना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये लिखित ले लीजिए आप मेरे से। तो जब आप पढ़ रहे हैं, अभी आप एक काम करिएगा, आप दिन के 10 से 12 घंटे पढ़िए, देन यू विल फाइंड कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद ही नहीं रहेंगी। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए कहते ज़्यादा पढ़ के आदमी पागल हो जाता है। पागल हो जाएगा भाई, बात चीज़ें भूल जाता है इंसान, ठीक है। हमारे साथ भी होगा थोड़े समय बाद, खैर कोई नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है, बट होता है फिलहाल के लिए। अच्छा आपको श्रीनगर के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया,
है ना। श्रीनगर को थोड़ा सा अगर ना भाई थोड़ा हिस्टोरिकल ले चले, श्रीनगर को क्या ले चले सर, थोड़ा सा हमारे यहाँ पर को हिस्टोरिकल, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट समझना है आप, ठीक है। पहले मुझे बताओ तुम्हें ये समझ में आ रहा है ना, है भाई? अरे आ रहा है, ठीक है। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं, ठीक है। अभी तो मैं आपको मिसलेनियस पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही, बट श्रीनगर भी बहुत बड़ा भी है, श्रीनगर बहुत क्या भी है, बड़ा भी, मगर ये ऐसे पढ़ना अलग मजा है। श्रीनगर तो पेपर में आ सकता है, पूरी चांसेस आ सकता है, ठीक है। अब मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ, ध्यान से समझना। अब हमारे यहाँ मैंने आपको ये सब बता दिया है, इसीलिए जस्ट कल्चर जहाँ आप लिखेंगे उसके नीचे नोट करके हमें एक चीज़ लिखनी है, ठीक है। या आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कल्चर वाले के नीचे नोट करके एक चीज़ लिखेंगे, बाकी चीज़ें जो भी छुट्टी होंगी जैसा भी होगा मैं अभी बताते दे रहा हूँ, नोट करिए इंपॉर्टेंट। कल्चर वाले के नीचे, कॉमर्शियल वाले के नीचे, कॉमर्शियल वाले के नीचे भी नोट करके लिखेंगे, 4 स्टार लगाएंगे। 1796 की बात थी, एक व्यक्ति जाता है श्रीनगर, ये पेपर में आएगा अगली बार, तुम देखना इस पेपर में नहीं आएगा, अगले पेपर में जरूर आएगा, फिर याद करोगे तुम मुझे। तो व्यक्ति था कैप्टन हार्डविक, कौन था सर हमारे यहाँ पर वो कैप्टन है? तो 1796 में जब गया था कैप्टन हार्डविक, तो कैप्टन हार्डविक ने कहाँ की यात्रा करी थी? श्रीनगर। पॉइंट टू बी नोटेड, कैप्टन हार्डविक ने कहाँ की यात्रा करी बेटा? श्रीनगर की यात्रा। और कैप्टन हार्डविक कहता है जब मैं श्रीनगर गया तो श्रीनगर बहुत ही पुश होने लग गया था, डाउनफॉल होने लग गया था, यहाँ 700-800 ही मकान बचे हुए थे और एक अच्छा बाजार था। इस बात को कौन बताता है? तो आप जब भी श्रीनगर के बारे में लिखेंगे तो आप किसका रेफरेंस ले सकते हैं? हार्डविक का। क्लियर है? अच्छा, हमारे यहाँ पर को 1808 में, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, कब की बात बता रहा हूँ आपको? 1808 में 2 व्यक्ति हुआ करते थे, वेब और रैपर, कर्नल वेब और रैपर। ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, वेब और रैपर, वेब और रैपर। ये दोनों जा रहे थे कहाँ? ऊपर। ऊपर बोली तो कहाँ जा रहे थे सर हमारे यहाँ पर को? बद्रीनाथ। क्लियर है? और ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। कैप्टन हार्डविक ने क्या कहा था? 700-800 मकान आए ना, और क्या बोला मैंने आप लोगों को? एक बाजार था, आए ना। क्लियर है? कि बाजार के बाद ही लिखा रहा हूँ आप लोग। क्लियर है? और जब वेब और रैपर गए 1808 में बद्रीनाथ जा रहे थे, और यहाँ से जब जा रहे थे तो जब इन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा श्रीनगर विहीन हो चुका था। पूरा का पूरा श्रीनगर क्या हो चुका था भैया? विहीन हो चुका था। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? पूरा का पूरा श्रीनगर क्या हो चुका था? समाप्त। पूरा का पूरा श्रीनगर क्या हो चुका था? अब मुझे बताओ, चलो यहाँ देखो कारण क्या है बीच में? 1803 का भूकंप, ठीक है ना। तो अगर आपको बीच सपोर्ट देना है तो आप अपने 2 पॉइंट से, और इससे आपको फैक्ट भी याद हो जाएंगे। देखो और याद कैसे करना है? 1800 में 4 कितना हो गया? 96, 4 का दुगना 8, 1808, मतलब कुल मिला के अगर आप ऐसा दिमाग लगाएंगे तो 12 साल का अंतर है, ठीक है ना। दोनों के आने में कितने साल का अंतर है? 12 साल का। मतलब मैं ऐसे याद करता अगर मैं होता तो 1808 होने में 4 साल और उसके बाद 8 साल, तो वही है 1808 से 4 साल पहले, और मतलब 1800 से 4 साल पहले और 1800 से 8 साल बाद कोई व्यक्ति आया है। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ? अरे हाँ है ना। या बोल लो कि भूकंप के 5 साल बाद कोई व्यक्ति आया है और भूकंप से 7 साल पहले व्यक्ति कोई आया था, ऐसे भी याद रख सकते हो। समझ रहे हो? और ये कब आया था? 1796 और 18। अब देखो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा ना तुम्हें BS नेगी में दिख रहा होगा, ना तुम्हें परीक्षा वाणी में दिखेगा, तुम्हें अजय रावत में भी कम दिखेगा, तुम सोचोगे भी पेपर कहाँ से आ रही है। इसलिए मैं आपको 2-3 हिस्ट्री की किताब अच्छे से पढ़ा दे रहा हूँ जहाँ से अजीब टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। अब ये चीज़ें होती है समझने के लिए, ये चीज़ें ऑथर लिखता है कि आप जब किताब पढ़े तो आपको समझ में आए, और ये चीज़ें कोई नहीं पढ़ता है। पहले मैं भी नहीं पढ़ता था बहुत समय पहले, मगर ये वो कंस्ट्रक्ट टाइप की चीज़ें होती हैं, मगर एग्जाम में यहीं से उठा के पेपर बना दे रहे हैं, तो इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है। चलिए आपको इतना समझ में आया, पहले मुझे बताइए, ऐसे मोटा मोटा तो नहीं है। अब थोड़ा सा देखो पॉलिटी कैसी हुआ करती थी श्रीनगर की, हमने पढ़ा। श्रीनगर का कल्चर कैसा हुआ करता था, पढ़ा। कॉमर्शियल कैसा, श्रीनगर कैसे कॉमर्शियलाइज था ये पता चला हमें, है ना। अब हम थोड़ा सा लास्ट में चलेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ पर, हिस्ट्री। किस पर हम लोग चलेंगे बेटा? हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री। अरे फिर से बोलिए किस में चलेंगे सर हम लोग? हिस्ट्री, ठीक है ना। पता है आप लोगों को इसके बारे में। देन ऑल्सो मैं आप लोगों को 1-2 चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ श्रीनगर या श्रीनगर के इतिहास के बारे में, पॉलिटी, और ये ऐसे ही हेडिंग से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। पॉलिटी, फिर क्या बोला मैंने आप लोगों को? कल्चर। कल्चर के बाद क्या बोला मैंने आप लोगों को? कमर्शियल, ठीक है। अब आ जाएगा हमारे यहाँ पर लास्ट हिस्ट्री। किसमें आ जाएंगे हम लोग? हिस्ट्री। श्रीनगर के ऐतिहासिक पहलू, या श्रीनगर में ऐतिहासिक पहलू, श्रीनगर में ऐतिहासिक पहलू, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं हिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे कि ये तो खत्म हो गया, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, ठीक है।
अब ध्यान से समझना, ठीक है। जब 1894 में बाढ़ आई तो 1894 के पहले का हमारे पास कुछ बचा होगा क्या? मतलब 1803 में तो आज से ज्यादा घुस हो गया है ना श्रीनगर, 1894 में बचा हुआ भी घुस हो गया। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो जब आप श्रीनगर का ऐतिहासिक प्रोस्पेक्टस लिखेंगे, हिस्ट्री लिखेंगे, तो आपका पहला पॉइंट क्या होगा कि 1803 में तो पहले घुस हो गया, उसको नहीं लिखेंगे हम, है ना। आप इसका लिखेंगे 1804 की बाढ़ के बाद, 1804 की बाढ़ के बाद बचा हुआ श्रीनगर भी क्या हो गया सर? समाप्ति की ओर हो गया। बचा हुआ श्रीनगर भी क्या हो गया सर? हमारे यहाँ पर को उजड़ गया। बचा हुआ श्रीनगर भी क्या हो गया? उजड़ गया। बचा हुआ श्रीनगर भी उजड़ गया। तो हमारे पास मतलब लगभग कुछ चीजें हैं, ठीक है। बचा हुआ श्रीनगर भी उजड़ गया, आप ऐसा लिख सकते हैं। अगर आप लिखेंगे कि कुछ चीजें बची हैं, है ना, मगर कुछ हिस्सा बच गया जो निम्न है, कुछ हिस्सा बचा जो निम्न है। आपने ये सब पढ़ा है हिस्ट्री में, बट देन आल्सो वी आर कंस्ट्रक्टिंग इट अगेन। कुछ हिस्सा बचा है। पहला सर हमारे यहाँ पर को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जो बचा है जो जर्जर अवस्था में, ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जो बच गया, कुछ हिस्सा बच गया, वही सब हम यहाँ पढ़ रहे हैं। कुछ हिस्सा बच गया। पहला पुराने श्रीनगर में, पहला पुराने श्रीनगर में क्या एक देवालय है हमारे यहाँ पर को, कमलेश्वर। कौन सा मंदिर? पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, है ना, कमलेश्वर मंदिर। और इसी के साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं, जैसे ध्यान से सुनना, लक्ष्मी नारायण समूह या लक्ष्मी नारायण मंदिर। क्या बोला मैंने आप लोगों को? अरे बोलो, लक्ष्मी नारायण समूह है, क्लियर हो गया ना। और लक्ष्मी नारायण मंदिर समूह, लक्ष्मी नारायण किसने बनवाया था? अरे अजय पाल ने बनवाया था, देवलगढ़ श्रीनगर में लक्ष्मी नारायण मंदिर समूह, ठीक है। इसके 5 मंदिर बचे हैं, कहते हैं गोरखनाथ गुफा। क्या बोला मैंने आप लोगों को? गोरखनाथ गुफा, ये सब श्रीनगर में है, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, ऐसे ही इसको चाहे कल्चर में डालो, यहाँ डालो, मगर इसने ऐसे ऐतिहासिक में लिखा तो मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। दूसरा, यहीं पर कोई एक और चीज बची है, गंगा के तट पर, इंपॉर्टेंट है, गंगा तट पर पंचायतन शैली में केशव राय मठ और लक्ष्मी नारायण शंकर मठ। क्या बोला मैंने आप लोगों को? पंचायतन शैली, पंचायतन मतलब 5 होते हैं, बताया था ना मैंने आप लोगों को। चलो अभी और पढ़ेंगे। पंचायत शैली में केशव राय मठ किसने बनाया था? महिपति शाह। केशव राय मठ ब्रैकेट में अगर याद नहीं है तो बढ़िया लिख देना, महिपति शाह द्वारा। पंचायतन शैली का केशव राय मठ भी बचा हुआ है, लक्ष्मी नारायण ठाकुर द्वारा भी बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को एक बात पता है, ये जो केशव राय मठ है, इसके द्वार में, ठीक है, 1547, ठीक है ना, 1547 माघ का, ये जो आपका अभी महीना है, अरे हाँ है ना, तो इसमें महिपति शाह का एक लेख उत्कीर्ण है, क्लियर है। इस मठ के दरवाजे में, इस मठ के द्वार में क्या है बोला मैंने आप लोगों को? महिपति शाह का लेख उल्लेखित है। महिपति शाह का क्या है? महिपति शाह ने बनवाया था, आप लोगों को याद है, केशव राय मठ। बताया था ना मैंने आप लोगों को, केशव राय मठ किसने बनवाया? महिपति। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है, अरे हाँ है ना। अच्छा, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, एक व्यक्ति हमारे यहाँ सूरवीर सिंह पवार, उन्होंने पवार वंशी की बहुत सारी किताबें लिखी है, याद रखना, भूलना नहीं है। सूरवीर सिंह पवार कहते हैं ये मठ आचार्य केशव राय दास द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? महिपति शाह के समय में बना है। अगर आपसे कभी पूछेगा तो आचार्य केशव राय दास, आचार्य केशव राय दास एक व्यक्ति हुआ करते थे, पवार जी बोलते हैं ऐसा, सूरवीर सिंह पवार। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ है ना, अरे क्लियर है, ठीक हो गया। अब आगे की ओर बात कर लेते हैं। यहीं पर को मंदिर है, ध्यान से सुनना मैं क्या बताता हूँ। वैरागढ़ा मंदिर, क्या बोला मैंने आप लोगों को? वैरागढ़ा मंदिर, अरे हाँ है ना, ठीक है। यहाँ पर तो वैरागढ़ा मंदिर भी है, ठीक है, वैरागढ़ा मंदिर। और इस वैरागढ़ा मंदिर में 2 लेख मिले हैं पृथ्वीपति शाह के। 2 लेख किसके मिले हैं? पृथ्वीपति शाह के, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। 2 लेख किसके मिले हैं? पृथ्वीपति शाह के, अरे हाँ या ना। अच्छा, अगर हम बात करेंगे एक यहाँ पर को ठाकुर द्वार, मतलब यहाँ पर कोई एक और मठ है जिसको हम लोग बोलते हैं ठाकुर द्वार मठ। क्या बोला मैंने आप लोगों को? ठाकुर द्वार मठ, क्लियर है ना। यहाँ कभी अगर पेपर पूछेगा कि ठाकुर द्वार मठ कहाँ है, ठीक है, सब SSC वालों के लिए ज्यादा है, इस साइड है ठाकुर द्वार मठ, यही है ठाकुर द्वार मठ। श्रीनगर बहुत बड़ा है और इतने बड़े नहीं है, टेंशन में मत आइएगा, ठीक है। यही है, शिलालेख है यहाँ, ईयर भी मिला है आपके लिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। इसी में एक लेख भी है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, मगर ऐसा बोलते हैं कि ये यहाँ से लेख भी मिला है, बीघा धारा लेख। क्या बोला मैंने आप लोगों को? बीघा धारा लेख, बीघा धारा लेख, मतलब ये सब जगह श्रीनगर से ये मिली है। ये 10 पंक्तियों का है और ये लेटर पवार रूलर्स का है, किसी एक का नाम नहीं है, मगर बीघा धारा लेख अगर कभी पेपर में पूछेगा तो लेटर पवार। क्या बोला मैंने आप लोगों को? लेटर पवार। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? लास्ट अगर हम बात करेंगे, यही नाथ पंथी जो पुजारी हुआ करते थे, उनका फतेहपति शाखा 1724 का एक ताम्र पत्र भी है। क्या भी है बोला मैंने आप लोगों को? एक ताम्र पत्र भी है। किसके पास है? यहाँ के नाथ पंथियों के पास। क्या भी है बोला मैंने आपको? किसका? फतेहपति शाखा ताम्र पत्र है। फतेहपति शाखा क्या है बोला मैंने आप लोगों को? ताम्र लेख है। फतेहपति शाखा ताम्र लेख। अब जब इतना सब पढ़ोगे ना, तब जाके हिस्ट्री के क्वेश्चन टैकल होंगे अच्छे से, ठीक है? चाहे वनडे एग्जामिनेशन हो, चाहे मेन, तो वहाँ पे ऐसा लगता है पूरा इतिहास पढ़ा और 2-4 क्वेश्चन आए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो कहाँ से जो आ गए, है ना? बट मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा कुछ हो, मतलब इतना पढ़ देंगे कि मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आए आप गड़बड़ नहीं करेंगे। चलिए मुझे बताइए, क्या आपको समझ में आया अच्छे तरीके से? आया ना? क्लियर? तो अभी इतना ही रखेंगे इसे आज। मैंने आपको हल्का फुल्का श्रीनगर के बारे में बताया है। कल से मैं ऐसे लिखूंगा नहीं, मैं अपने हिसाब से कल्चर क्वालिटीज़ को बना करके डिक्टेट करूँगा। समझ में आया? मतलब लिखाऊंगा भी थोड़ा बहुत, ज़्यादातर मैं ही लिखूंगा यहाँ पर को, ठीक है? आज तो मैं इसे थोड़ा हल्के पढ़ाया मैंने, मान के चलिए कि आपको नया टॉपिक पढ़ना है तो थोड़ा समझने के लिए, ठीक है ना? चलिए फिलहाल देखते हैं, कल इसको रिविजन करेंगे, मेक इट योर नोट्स प्रॉपरली। कल और परसों हम ज्योग्राफिकल हिस्ट्री। चलिए।